नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज जेनेआर के बी और मैं हूं इस वक्त नेशन नाउ पर प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आप सब लोगों को नेशन नाउ की तरफ से जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। और आप सबको अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। चाइनीज में नी हाओ, जापानीज में कोनिचिवा और फ्रेंच में बोंसोir। प्रदीप जी, Amari Yako Jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. so Pradeep ji, the Parvani and beat protests have become louder. Now that's Yes, number Bilkul. one. Yes, yes. Mr. Dhananjay Munde says he's not going to resign. He's not going to He resign. says, where's the evidence against me? Nothing Nobody else. said a word about me. Just because a man happened to be an associate doesn't mean that I have to resign, which I think is fair enough. Why not? And elections declared in Delhi, February the 5th will be the polling, February the 8th. The assembly results. I expect Mr. Kejriwal to win again for the fourth time. Actually, for the third time with a full majority. That's what I think. But that is possibly because the BJP has abandoned Delhi. I think that of course is my opinion. Mr. Modi has launched a lot of schemes out there. Yes. Garib Kalyan schemes हो हर चीज प्रकार से. But the people of Delhi, I think they are with Kejriwal where the state assembly elections are concerned. भाई देखिए, स्टेट गवर्नमेंट में केजरीवाल और सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी. Exactly. मतलब ये है मुख्यमंत्री केजरीवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. ये है अभी दिल्ली बट के वो जो फैक्ट्स भी है कि केजरीवाल जी ने बहुत काम भी किया है, जी, ऐसा नहीं कि काम किया. नहीं किया. काम किया. He has done a lot of, and in fact ये जो गरीब कल्याण के पूरे स्कीम्स जो इम्प्लीमेंट करने में सबसे ज्यादा उनका यू हैव टू गिव क्रेडिट टू केजरीवाल जी, बिकॉज पूरे देश में जब कह रहा कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, उन्होंने करके दिया. स्कूल्स, बेस्ट म्युनिसिपल स्कूल्स, पब्लिक स्कूल्स, द बेस्ट स्कूल्स, मोहल्ला क्लिनिक्स, द बेस्ट क्लिनिक्स. तो इज ट्रांसफॉर्म्ड विच नोबडी. पहले बोलते गवर्नमेंट स्कूल हो यार, कौन डालेगा बच्चे को वहां पर. अब गवर्नमेंट स्कूल्स हैज बिकम अ टोटल गेम चेंजर. That's right. And by the way, there was an earthquake in Tibet. The tremors were felt in Bihar, they were felt in Uttar Pradesh and even in Delhi. And the election commissioner, Mr. Rajiv Kumar, addressed his last press conference, as he said. और उन्होंने सब डिनाई किया है. एक एक चीज उन्होंने कहा है कि जो भी ऑपोजिशन बोल रही है, विपक्ष जो भी बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, ऐसा करके बोला है उन्होंने. कोई तकलीफ नहीं है किसी भी चीज में, जहाँ तक के ईवीएम्स का सवाल है. लेकिन ऑपोजिशन का ये कहना है कि भाई आप एम्पेरिकल डेटा तो दीजिए, वो 72 लाख वोट कैसे बढ़ गए, उसका कुछ तो बताइए. उस विषय में उन्होंने कुछ बताया नहीं है. आई थिंक दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, मे बी 10 years लेटर. 10 बरस के बाद शायद कोर्ट उसके बारे में कोई रूलिंग देगा. इन द मीन टाइम आई थिंक वी हैव मिस्टर आवर डियर ओल्ड फ्रेंड डॉक्टर सुधीर डोने विद अस फ्रॉम अकोला. डोने साहब नमस्कार. 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 और मनीष सिंह जी, ये आपने पोलो नेक स्वेटर पहन रखा है कि कोई गर्दन में कोई तकलीफ? हाँ, बेल्ट है, शायद बेल्ट है क्या? ये क्या पहन रखा है सर आपने? अरे नहीं सर. हाँ ये ठीक है, ये पोलो नेक है. एकदम स्मार्ट लग रहे हो आप. बिल्कुल. अरे मैंने बोला ना राजेश खन्ना लगते हैं, बिल्कुल यंग राजेश खन्ना. Yes, yes. बोल रहा हूँ आपको, सीधी सादी बात है. बिल्कुल. आप राजेश खन्ना को देखिए, आपकी कसम में आप राजेश खन्ना को देखिए कटी पतंग में, बिल्कुल ऐसा ही स्वेटर पहना हुआ था उन्होंने भी. क्या बात कर रहे हो? डोने साहब अपने फ्रेम बहुत परफेक्ट अच्छा बना दिया है. बहुत बढ़िया, लाइटनिंग, ऐसा लग रहा कि एनलाइटनिंग. तो सबसे पहले आपके साथ मैं शुरू करता हूं सर, जनाब मनीष सिंह साहब. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, आपके नेताजी, यानी नेताजी के सुपुत्र नेताजी, आपके अध्यक्ष जी, उन्होंने ये कहा था कि मैं अगर लोकसभा में 80 में से 80 सीटें भी जीत जाऊंगा उत्तर प्रदेश में, फिर भी मैं चाहूंगा कि हम लोग वापस बैलेट पेपर पर जाएं. हम लोग जो हैं ये ईवीएम के ऊपर अगर एक वोट में भी किसी को शक है तो ईवीएम पे नहीं जाना चाहिए. आपको लगता है, क्योंकि आज राजीव कुमार जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, आई एम श्योर आपने देखी होगी, थोड़ी बहुत तो देखी होगी, लेकिन उन्होंने ये सबको डिनाई कर दिया. उन्होंने ये कह दिया कि भाई तो ये कांग्रेस जो बोल रही है, ऑपोजिशन वाले जितने बोल रहे हैं सब गलत बोल रहे हैं. लेकिन इंपेरिकल डेटा के साथ उन्होंने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं पेश करी, जहां तक मैं जानता हूं. अगर मैं गलत हूं तो बोलिए मनीष सिंह जी. जी जी, आपने सर बहुत
विस्तृत तरीके से इस बात को रखा है। जो राजीव कुमार जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और चुनाव की तारीखों का ऐलान कर रहे थे, जी तो उस वक्त उनके चेहरे को देखिए सर, हम लोग जिस परिवेश में रहते हैं, जिस दुनिया में रहते हैं, तो हम लोग के यहाँ लोगों की एक्टिविटी से पता चल जाता है कि इनके मन में क्या चल रहा है और इनके चेहरे से क्या दिखाई दे रहा है। जी जब राजीव कुमार जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और चुनाव की तारीखों का ऐलान कर रहे थे, तो उनके चेहरे पर स्माइल नहीं था। उनके चेहरे की जो एक राजीव कुमार जी का एक अमूमन ये माना जाता है कि वो बहुत साफगोई से अपनी बात करते हैं, लेकिन जब से वो चुनाव आयुक्त के जिम्मेदारी को उन्होंने संभाला है और जिस तरह से प्रेशर मुझे लगता है कि केंद्र सरकार का उनके ऊपर से दिन पर दिन बढ़ता चला गया, उनके चेहरे पर वो साफ झलक रहा था, साफ दिखाई दे रहा था। जबकि ये परिस्थिति आज किसी ने भी ये मतलब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मैंने देखा, किसी ने भी ये सवाल उनसे नहीं पूछा कि आप ईवीएम को लेकर के क्या सोच रहे हैं, ईवीएम को लेकर के क्या कर रहे हैं। लेकिन उस चीज को जानते थे वो राजीव कुमार जी कि विपक्ष इस पर सवाल खड़ा करेगा। हमारे नेता, आपने ठीक बात कही है कि हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी जब लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराने के बाद दिल्ली के संसद भवन में पहुंचते हैं और पहले ही संबोधन में देश के माननीय सांसदों के सामने, देश के सामने उन्होंने कहा कि अगर हम उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हम जीत जाएंगे, तब भी हम यह कहेंगे कि जनता का भरोसा ईवीएम पर नहीं है। जनता के भरोसे को कायम रखने के लिए हमें पुनः अपने बैलेट पेपर के चुनाव प्रणाली और चुनाव के सिद्धांत पे जाना चाहिए। ये बात हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट तौर पर 2024 के लोकसभा के चुनाव को जीतने के बाद कहा। दूसरी सबसे प्रमुख बात है कि आखिर में वीवीपैट पर सवाल खड़े हो रहे हैं, ईवीएम पे सवाल खड़े हो रहे हैं, चुनाव कराने की प्रणाली पे सवाल खड़े हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात सर, ईवीएम, वीवीपैट और चुनाव कराने की प्रणाली को तो एक किनारे कर दीजिए, जो राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो सरकार जिस तरह से चुनाव करा रही है, अपने वोटर को जी अपने वोटर को ध्यान में रखते हुए विपक्ष के वोटर को भी ध्यान में। अब सर दुर्भाग्य देखिए, मतलब आप जैसा वरिष्ठ देश का पत्रकार जिसका इतना मान सम्मान हो, हम लोग देखते हैं तो इतना क्षुब्ध होता है कि क्या हम आजादी के 75 वर्ष से ऊपर के दिन हो गए हमारे पास, क्या आज भी हम निष्पक्ष चुनाव कराने में सक्षम नहीं हो पाए। ग्राम प्रधानों को रेड कार्ड हमारे उत्तर प्रदेश में जारी होता है, इस बात के लिए जारी किया जाता है थानाध्यक्ष महोदय की तरफ से कि आपको चुनाव के दिन बूथ तक नहीं जाना है। जिला पंचायत को जारी किया जाता है, बीडीसी सदस्य को जारी किया जाता है, जो समाजवादी पार्टी का समर्थक प्रमुख नेता होता है, ग्राम प्रधान होता है, उसे रेड कार्ड जारी कर दिया जाता है इस बात के लिए कि आपको बूथ तक नहीं जाना है। दुर्भाग्य देखिए कि जब एक तरफ चुनाव आयोग ये कहता है कि हर व्यक्ति को चुनाव में वोट देने का अधिकार है, हर व्यक्ति को बूथ तक जाना चाहिए, उसके लिए तमाम तरह के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए जाते हैं चुनाव आयोग की तरफ से, तमाम चुनाव की प्रक्रिया को बेहतर करने के लिए तमाम तरह के विज्ञापन किए जाते हैं। उसी बीच में पुलिस प्रशासन की तरफ से डीएम के आदेश पर, उत्तर प्रदेश की सरकार के आदेश पर वोटरों को कैसे रोका जाए बूथ तक जाने के लिए, उसका भी प्रावधान किया जाता है। अब एक ही चुनाव आयोग दो तरह का चेहरा समाज में दिखाने की कोशिश करता है। एक तरफ वह चेहरा है कि सार्वजनिक तौर पर यह कहा जाता है कि बूथ तक सब मतदाताओं को लेकर के जाना है, इसके लिए तमाम तरह के जुगत किए जाते हैं। दूसरी तरफ वही कलेक्टर साहब जो उस समय जिले के प्रमुख होते हैं चुनाव कराने के, वो दूसरी तरफ अपने मातहतों को निर्देश देते हैं कि जो समाजवादी पार्टी के वोटर हैं, उनके समर्थक हैं, उनको बूथ तक नहीं जाने देना है। अब दुर्भाग्य देखिए देश का कि एक ही चुनाव आयोग दो तरह के सिद्धांत अपनाता है। एक तरफ सत्ता पक्ष को कैसे लाभ मिले, दूसरी तरफ विपक्ष को कैसे नुकसान हो, इसकी पूरी तरह की माननीय सिंह जी, वक्फ बोर्ड के पहले से ही मोदी साहब कह रहे हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आज वक्फ बोर्ड ने जिस प्रकार से दावा किया कि महाकुंभ प्रयागराज में जो हो रहा है, वहां पर 55 बीघा जमीन वक्फ बोर्ड का है और हमारा उदार था कि हम वहां पर ये सब होने दे रहे हैं। तो क्या ये मौलाना शहाबुद्दीन का अब इस वक्त बोलना जरूरी था? ये क्या मुसलमानों के हित में है? ये वही एब्सोल्युटली क्लियर करता है, टोटली क्लियर करता है कि वक्फ बोर्ड इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जैसे मोदी साहब कह रहे हैं। नहीं, प्रदीप जी वक्फ, मैं एक बात स्पष्ट यहाँ पर करना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड ने यह नहीं कहा है कि वहां पर हमारी जमीन है। ये मौलाना शहाबुद्दीन जी ने कहा है, जो बरेली के हैं। उन्होंने किसी अपने परिचित सरताज से बात किया था, सरताज ने ये बात कही थी कि जो महाकुंभ का कुछ हिस्सा है उस पर
वक्फ बोर्ड का पहले से दावा रहा है, लेकिन वो पहले से भी महाकुंभ में उस जमीन का उपयोग किया जाता रहा है। ये वक्फ बोर्ड ने नहीं कहा, ये मोहम्मद मौलाना सॉरी मौलाना साहबुद्दीन जी ने कही है। तो वक्फ बोर्ड की जो जिम्मेदारी है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने कल आकर के स्पष्ट तौर पे कहा कि हमारी हमारी इसमें कोई सहभागिता नहीं है, तो हमारी ये जमीन नहीं है शाहबुद्दीन जी पहले ऐसा से। क्यों कह रहे हैं सर? देखिए देखिए सर मैं एक बात बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिवेश को जिस तरह से हम लोग जिस नजर से देख रहे हैं, आज के समय में 7,500 करोड़ रुपए का हमारा आयोजन में महाकुंभ में खर्च हो रहा है। उसमें से 275 करोड़ रुपए, आपका जान करके सर हैरानी होगी कि योगी जी के, मोदी जी के चेहरे पर इतने विज्ञापन किए गए हैं, लखनऊ से लेकर के इलाहाबाद और पूरे उत्तर प्रदेश के जनपद मुख्यालयों पर और तहसीलों पर जिस तरह से होर्डिंग्स लगाई गई हैं, जैसे मालूम पड़ रहा है कि इस समय उत्तर प्रदेश में आम कोई चुनाव चल रहा है। महाकुंभ का आयोजन मुगल शासक रहे हो, अंग्रेजों के शासनकाल का दौर रहा हो, या किसी भी शासनकाल का दौर रहा है, महाकुंभ का हमेशा आयोजन होता रहा मनीष है। सिंह वो जी, एक आस्था का केंद्र है। ठाकुर साहब, कहने का मतलब यो, अभी मनीष सिंह जी क्या लखनऊ में है कि गोरखपुर में है? क्योंकि ठंड के हिसाब से लग रहा है शायद लखनऊ में है। नहीं सर, इस समय मैं रांची में हूँ सर। रांची में है, वहां पर भी बहुत ठंड है, बहुत ठंड है सर, बहुत मालूम है। तो मनीष सिंह जी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और हमारे परम मित्र आदरणीय सम्माननीय आजम खान साहब को उनको जिम्मेवारी दी गई थी कि महाकुंभ का आप आयोजन कीजिए, बड़ा अच्छा आयोजन हुआ था। जी बहुत मैं ये बार बार बोलता हूँ क्योंकि मैं खुद गया वहां पे। मगर मौर्य जी कुछ और कह रहे हैं, बोले कि बहुत हादसा वाले। एक जरा छोटा सवाल है, क्योंकि प्रदीप जी आप पूछ लीजिएगा, लेकिन ये छोटा सवाल जानना चाहता हूँ। मैंने खुद देखे सर होर्डिंग, नेताजी के, अखिलेश जी के, हर जगह पे लगे हुए थे। तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि होर्डिंग नहीं लगते, होर्डिंग तो नहीं सर होर्डिंग्स अगर दो चीजें तय होनी चाहिए। एक होर्डिंग्स, एक अखबारों के इश्तेहार, और दूसरा टेलीविजन का विज्ञापन। आपको तय करना पड़ेगा कि आपकी पार्टी ने विज्ञापन दिया है कि आपकी सरकार ने दिया है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मोदी जी के, योगी जी के चेहरे को चमकाने के लिए टेलीविजन से लेकर के सोशल मीडिया तक, सोशल मीडिया से लेकर के अखबार से लेकर के सड़कों तक, इस समय हमारे महाकुंभ की जो तमाम पुरातन सभ्यता और संस्कृति रही है महाकुंभ की, उसके बारे में कोई चर्चा और वर्णन नहीं किया गया है। मोदी जी और योगी जी ने 14 में भारत को आजादी दिलाई है, और 2024 में पहली बार महाकुंभ हो रहा है, 2025 में पहली बार महाकुंभ हो रहा है। ये मोदी जी और योगी जी बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वहां पर धर्म परिवर्तन का क्या एलिगेशंस लगे? क्या धर्म परिवर्तन होने वाला है? घर वापसी होने वाला है? मतलब शाहबुद्दीन जी ने आरोप लगाया। देखिए एक बात स्पष्टता के साथ जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यों का पॉलिटिकल पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रही है, जिस तरह से धार्मिक और जाति ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है। और एक बात भारतीय जनता पार्टी के लोग सही बोलते हैं, एक बात तो कहते हैं कि हम 24 घंटा राजनीति करते हैं। ये बात पूरी तरह से तय हो जाता है कि जब भी कोई हिंदुस्तान में धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन होता है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी वाले राजनीति करते हैं, और उसी में कुछ लोग पीछे पीछे लग जाते हैं उनका साथ देने के लिए। तो इस तरह का जो वातावरण और माहौल बनाने की कोशिश उत्तर प्रदेश और देश में की गई है, ये भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की जो नीति है, जो भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की सिद्धांत है, उसी सिद्धांत पर यह भारतीय जनता पार्टी ने पूरे परिवेश को गढ़ा है। लेकिन एक बात मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी के यशस्वी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जनमानस ने यह ठान लिया है, मन बना लिया है कि योगी और मोदी जी को 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश से सत्ता से बेदखल करेंगे, और एक ऐसी सरकार का निर्माण करेंगे जो सरकार जनता के 25 करोड़ आबादी जो है, उसके तंगहाल जो आबादी है, उसके हितों में फैसला करेगी, उनके जीवन को जी। मनीष सिंह जी, गणेश खानकर जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। नमस्कार, जय सिया राम। जय श्री राम, जय सिया राम। जय सिया राम सर, हर हर महादेव। थैंक यू वेरी मच गणेश खानकर जी। डोने साहब, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सीधे आरोप लगे हैं, तो मैं चाहता हूं कि पहले गणेश खानकर जी उसका जवाब दे दें, उसके बाद आपके पास आऊंगा। ढोने साहब, ठीक है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप डॉक्टर सुधीर ढोने जो हैं वो हमारी टीम का हिस्सा हो गए हैं। मतलब आई सी हिम सो मेनी टाइम्स, बट इट्स अ प्लेजर टू हियर हिम। जिस तरीके से सुधीर ढोने साहब की जो पकड़ है हिस्ट्री के ऊपर और उनका जो विश्लेषण है जबरदस्त होता है।
गणेश खानकर जी Thank कभी you, कभी 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 हमको दर्शन दे देते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो गणेश खानकर जी, आप सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं। आपने महाकुंभ की मर्यादा को पीछे हटा करके वहां पर क्या है वो योगी आदित्यनाथ जी और आदरणीय सामान्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीरें लगा लगा के सबको लालायित करने की कोशिश की। उसके अलावा मतलब जो भी बजट है 275 करोड़ का बजट सिर्फ एडवर्टाइजिंग पे है, जिसमें सिर्फ मोदी जी दिखते हैं और योगी जी दिखते हैं। अब आप बोलें गणेश खानकर साहब। राजीव जी, मेरी आवाज ठीक से आ रही बहुत है? बढ़िया आ रही है, जबरदस्त आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट क्लास आ रही है, बिल्कुल जैसे रजा रजा दोनाथ की आवाज है, बिल्कुल वैसी आ रही है। बोलिए सर। जी सर। ऐसा है कि आपकी विनंती पर मैं ज्वाइन हुआ, मैं कई कार्यक्रम में बैठा थैंक था, यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच, लेकिन वी आर ऑब्लाइज्ड सर। कहा कि आपका आदेश है तो मुझे क्या बात है जुड़ना पड़ा। सर, मुझे फिर उठ के यहाँ से भागना पड़ेगा अगर आदेश की बात करेंगे तो सर। नहीं, थैंक नहीं, यू। सर, नहीं, ये सर ये आरएसएस और भाजपा के लोगों की ऐसी परंपरा ही है बोलने की, शाबाश। ऐसे ही बोलते सर हैं। वैसे बाय द वे मैं भी आरएसएस का ही हूँ, ये भी बता दूं आपको। खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। जी गणेश खानकर जी बोलिए प्लीज। ऐसा है कि मैं बहुत समय से सारी बातें सुन रहा था, जी चुनाव आयोग से लेके महाकुंभ से लेके चेहरे चमकाने की बात, मैं सब कुछ सुन रहा था और मुझे सुनते हुए बड़ा आनंद भी आ रहा था कि चलो इस बहाने से क्यों न हो, महाकुंभ की चर्चा हो रही है और 2027 में इन्होंने कहा कि आखिर में कि वो मोदी जी और योगी जी को सत्ता से बेदखल करना चाहते जी हैं। जी तो मैं सारी बातें ध्यान से सुन रहा था। चुनाव आयोग के बारे में जो उनकी सारी टिप्पणियां हैं वो मुझे कभी कभी आजकल जब मैं सुनता हूं तो मुझे हंसी आती है। और मैंने राजीव जी कभी आपके कार्यक्रम में भी लाइव कहा था 2019 का किस्सा, जब उर्मिला मातोंडकर मेरे साथ में काउंटिंग में बैठी थी और उनके जो हस्बैंड है वो सिमुलता श्रीनगर से है और उनको मैं सारी सिस्टम समझा रहा था कि वीपैट क्या है, ये कैसे किसी पूरे चुनाव क्षेत्र से किसी भी वीपैट को आप काउंट करा सकते हो, वो और ईवीएम मैच होता है। ये सारी बातें सुनने के बाद उनकी प्रतिक्रिया क्या थी वो भी मैंने आपको बताया। जी आपने बताया। उसके काउंटिंग के भीतर ही उर्मिला जी ये ने कहा कि मैं चुनाव लगभग हार रही हूँ और वो सारा किस्सा मैंने आपको एक बार बताया हुआ है। ऐसा है कि सर चुनाव हम भी हारते हैं ना साहब। 2000 याद कीजिए कि 19-20 के चुनाव में हम 4 राज्यों के चुनाव हारे थे। उस समय शायद समाजवादी पार्टी भारत में थी नहीं थी मुझे पता नहीं। उस समय तो किसी ने ये नहीं, नहीं कहा कि सोमालिया हम लोग गए थे, सोमालिया गए थे हम लोग। शांति से सुनिए अभी। जी जी गणेश जी, ये भी मैंने खानकर जी मुंह बोलिए। खोला तो बात करना भारी पड़ जाएगा सर आपको। जी बोलिए बोलिए। चुपचाप सुन लीजिए अभी। और हम भी 4 चुनाव हारे थे ना साहब। यहां तक कि दिल्ली में आपने सारी सीटें जीत ली, तब भी हमने ईवीएम पर कोई शंका नहीं प्रकट की थी साहब। हमने अपनी हार को स्वीकार कर लिया। हम कहीं कम पड़े होंगे। कर्नाटक हमारी सत्ता थी, कर्नाटक में भी हम हारे, राजस्थान में हारे थे, मध्य प्रदेश में भी हम हारे साहब, यहां तक कि हिमाचल में हार गए ना हम साहब। जी जी तो हमने कभी ये नहीं कहा भाई हारे हारे। अब लोकसभा के चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव के नतीजे आए, वहां पे लोकसभा में तो अयोध्या से चुने हुए सांसद को तो आगे बिठा के रोज हमें दर्शाया जाता है जी कि भाई अब लोकसभा में हारे। जी अब हमने ये तो नहीं कहा ना कि उत्तर प्रदेश में धांधली हुई है, ईवीएम में धांधली हुई है। जब ये आपके फेवर में कोई रिजल्ट होता है तो ये जनतंत्र की जीत होती है। जब भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो जनतंत्र के लिए खतरा होता है। अब ये वर्षों से सुन रहे साहब हम, अब ये चलेगा, यानी इसमें कोई दोराज नहीं है। जब ये आपके निर्णय में होगा, क्योंकि राजीव जी वर्षों से मैं भी लगभग 30 साल हो गए जब कॉलेज का विद्यार्थी था तब से राजनीति देख रहा हूं। ये धर्मनिरपेक्षता, संप्रदाय, सांप्रदायिकता, ये शब्द सुनते सुनते साहब हम बड़े हो गए। अब जब महाकुंभ चल रहा है, महाकुंभ के आयोजन में जिनकी बड़ी भूमिका है, उनके यदि फोटो और बैनर लगते हैं तो साहब जिनको तकलीफ होनी है वो होती रहेगी साहब। ये हम ही थे राजीव जी। जी 1990, 1991, 1979 साहब जब कार सेवकों पर अयोध्या में गोलीबारी चल रही जी थी,
और छाती पीट कर लोग बात कर रहे थे, साहब हम ही वहीं पर थे। ठीक है ना साहब, ये चुनाव है, राजनीति है, अपनी जगह से चलती है। लोग मजाक उड़ाते थे ना साहब हमारा, राम मंदिर बनाएंगे लेकिन कभी भाजपा के लोग तारीख नहीं बताएंगे। साहब हमने तारीख भी बताई, हमने भूमि पूजन किया, राम लला वहीं पर विराजमान हुए। लाखों लोग साहब, लाखों लोग, कल्पना के परे है साहब, कल्पना के परे। मैंने तो वो भी अयोध्या देखी है, जी। जब राम लला को कटीलो यानी बाउंड्री में रखा जा रहा था, और आज जब अयोध्या में जाता हूं तो जो दर्शन पाता हूं सरयू माता के, हम वो भी देख रहे हैं साहब। इतिहास वहीं पर होता है, इतिहास के पन्ने पलटे तो जाते गणेश हैं राजीव कानकर जी। साहब, जो प्रदीप जी ने सवाल पूछा वो बहुत ही अहम है। गणेश कानकर साहब, क्या वहां पे शुद्धिकरण का भी प्रोग्राम है, घर वापसी का प्रोग्राम है सर, महाकुंभ? साहब इसकी राजीव जी मुझे अभी तक तो जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यदि कुंभ के निमित्त से, जी क्योंकि कुंभ का प्रयोजन जिस काल में होता है उसका एक अपना अलग महत्व है। जी ये कुंभ क्यों होता है अब आज उसकी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन कुछ लोग आना चाहते होंगे तो साहब स्वागत है ना। नहीं, उन्होंने अब हम announcement लोग खानकर साहब, नहीं प्रदीप जी, अच्छा, announcement भी कर दी। अनाउंस किया। खानकर साहब और शहाबुद्दीन जी ने भी कहा कि होगा करके। अरे भाई खानकर ऐसा है, साहब, मुझे खानकर प्रदीप साहब, जी, प्रदीप जी, हाँ मुझे अपनी बात तो रखने दीजिए। बोलिए बोलिए ना सर, बोलिए बोलिए। आप बहुत दिनों के बाद मेरी आवाज सुन रहे, मुझे पता है। बोलिए बोलिए। बोलिए खानकर साहब, बोलिए। हम तलवार की नोक पर तो किसी को नहीं बुला रहे वापस, इतना जी। तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। जी तलवार की नोक पे नहीं बुला रहे, जो आना चाहते हैं हम उन्हीं को बुला रहे। और मैं इतना बता दूं कि देखिए, हर वक्त जो सत्ता पर होता है वो अपना काम करता है। साहब कभी आप सत्ता में थे तो जब आपके चुनाव क्षेत्र में सालों साल जो मेला लगता था, जहां से मुलायम सिंह जी चुनाव जीत कर आते थे मैनपुरी में, और फिल्म स्टार आते थे सारे, अभी वो मैं शब्द बयान नहीं करूंगा, हमने तो कभी आपत्ति नहीं उठाई साहब। आपकी सत्ता थी, आपका केंद्र था, आप जनता के सामने जाना चाहते हो, वो आपका अधिकार होता है। अब ये पूरे भारतवर्ष में जब 100 करोड़ जनता, इस हिंदुस्तान की भूमि ये हिंदुओं की भूमि थी साहब, अब वहां हम सब शांति से रह रहे। हमने तो कभी ये नहीं कहा, अब सब लोग आ रहे, लोग देख रहे। साहब आपको आपत्ति होती है तो होने दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। खानकर साहब, मैं आपसे लेकिन पूछना चाहता ये- हूं, आपको ये पूछना बात- चाहता हूं, जय बापू कांग्रेस का नया स्लोगन है, जय बापू, जय भीम, जय संविधान। बिकॉज आपने महात्मा गांधी का विरोध आप करते हो, आप बाबा साहेब अंबेडकर का विरोध करते हो, आप संविधान का विरोध करते हो, तो कांग्रेस ने पूरे एक स्लोगन और बैनर लगा, जय बापू, जय भीम, जय संविधान। चौपाल होगा हर डिस्ट्रिक्ट में, कांग्रेस का ऐलान है, लोगों को जगाएंगे कि आपका किस नीति कैसा है। हाउ डू यू सी दैट खानकर साहब? सर आई टेक इट पॉजिटिवली। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी नकारात्मक जाता नहीं है, और हमारे मित्र ने कहा हाँ हाँ हम 24 घंटे तैयार रहते हैं। कल चुनाव कोई भी हो, जाहिर हो, हमारे पूरे भारत से काम करने के लिए कार्यकर्ता तैयार है। उम्मीद करता हूं कि आपके पास भी ऐसी कार्यकर्ताओं की टीम, आप भी तैयार करो, आपको शुभकामनाएं देता हूं। अब ऐसा है कि प्रदीप जी, यानी अनेकों बार राहुल गांधी जी को लॉन्च करने की नई स्कीम आती है, और आपको पता होगा कि जब कोई प्रोडक्ट किसी कंपनी में जब नहीं बिकता है तो कहीं ना कहीं सेल के माध्यम से या उसको कोई नई स्कीम के माध्यम से फिर से उतारा जाता है। अब ये फिर से प्रोडक्ट को फिर से उतारने की नई कोशिश है, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। देखिए संविधान और ये सारी बातें मैं आज ये फिर बता देता हूं, जिस तरह से हमारे संविधान की रचना हुई है, मोदी जी ने संसद में कहा है, एक बार फिर से कहता हूं, संसद के मूल गाभे को किसी ने कितना भी प्रयास किया तो इस जन्म में या 100 जन्म में संसद के मूल गाभे को कोई बदल नहीं सकता। संविधान में बदलाव सूचनाएं होती है जो राजीव गांधी जी ने 10 बार की। देखिए उस समय के अनुरूप वो चलता रहता है और ये होता रहेगा, लेकिन संसद का मूल गाभा कोई नहीं बदल सकता। ये बाबा साहब ने जो काम किया है, ये हमारे लिए पुण्य का काम है। अब जिनको जो करना है वो करते रहे, हमारी कोई आपत्ति नहीं है। राइट, सो लेट मी गो अक्रॉस टू डॉक्टर सुधीर ढोने। मालूम है मुझे मनीष सिंह जी आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। डॉक्टर सुधीर ढोने बोलिए सर प्लीज। आपने सुना गणेश कानकर जी? गणेश खामकर साहब ने जो बोला अभी,
कि हमने लाया तारीख, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो ये बोले कि हमने भी तारीख बताई, हमने भूमि पूजन किया, हमने सब उसका ये किया। तो एक बात बोलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने किया कि आपने किया? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मंदिर बनाना चाहिए, तो ये क्या कहना चाहते कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ऐसा आदेश दो? तब आपने कहा था क्या सुप्रीम कोर्ट से पूछ के बताइए? नहीं नहीं नहीं, आपकी ऐसा कभी नहीं स्टेटमेंट है। थी क्या? नहीं, सुनिए सुनिए, ये जो मंदिर बना उसका श्रेय मजाक हम भी बनाते मंदिर का समय स्वागत कभी नहीं करते कहा हैं। आपने कि कोर्ट में मैटर पड़ा हुआ है? नहीं नहीं, तब ऐसा तो है मजा कि आता हम था आपको। नहीं, कोर्ट में हमने, हमारी कांग्रेस की भूमिका यही थी कि जो कांग्रेस ने, जो कोर्ट निर्णय लेगी वो हमको मान्य रहेगा, अरे यही आपने डिसीजन तो था। ताला खुला हुआ बंद किया था साहब, आप क्या नहीं सवाल पूछेंगे हमसे? अरे भैया, ताला खुला बंद नहीं किया था। राहुल, ये तो सब राजीव गांधी ने शुरुआत किए थे। ताला खोला था सर। और तो जैसा क्यों बंद किया मेन वापस? ऐसा है जी। कि आप जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, जी। तो ये सुप्रीम कोर्ट को जैसे यही बता रहे कि ऐसा करो, ये ऐसा नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये जो अभी बोल रहे कि राहुल गांधी को चमकाने की, तो राहुल गांधी को चमकाने का नहीं, ये जो शुरू हो गया संविधान का, ये 2024 के इलेक्शन में जो हुआ, तो इनके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बोला था कि हमको 400 सीटें इसलिए चाहिए कि हमको संविधान में बदल करना है, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी जब रहेंगी तो आप उसमें संविधान में यानी कुछ चीजें ऐसे जो कानून में बदल कर सकते हैं। तो कुछ चीजों के लिए 2/3 बहुमत लगता है, संविधान बदलने के लिए 2/3 बहुमत लगता है। तो हमको 400 सीटें चाहिए। तो उस वक्त सब पार्टियों ने शुरू किया कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि हम 400 के पास जा रहे। और 400 की सीटें क्यों चाहिए आपको? आपको अगर 272 सीटें है तो भी आपकी सरकार चल सकती। तो 272 रहे आपके और दूसरे के बाकी रहे तो भी आपकी सरकार 5 साल चलेगी। लेकिन आपको 400 सीटें इसलिए चाहिए थी क्योंकि आपको संविधान में बदल करना था। तो इसीलिए ये मुद्दा चला और आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बोला था कि हमको 400 सीटें इसलिए चाहिए कि संविधान में सर बदल वो तो करना बात है। हो गई ना, कितनी बार रिपीट हुई है बात वो। एक बात, नहीं ठीक है, एक बात होगी। लेकिन उस पे दूसरी, बताया ना नहीं, सर। नहीं, अभी नहीं अभी आप ये बात बोलता। जी बोलिए ना ये सर। जो चालू है, जो अभी 17 दिसंबर को जो बोला उन्होंने, जी। अमित शाह जी ने, कि बाबा साहब के खिलाफ जो बोला, बाबा साहब का जो अपमान किया, उसके बाद ये बहस चालू हो गई। और जब भी ऐसी बातें होती है तो बीजेपी बैकफुट पे इसलिए आती है कि उनका इतिहास बहुत खराब रहा इस मामले में। अब ये संविधान की बात करते हैं कि संविधान पे हमारा विश्वास है, हमने बाबा साहब का अपमान नहीं किया। लेकिन देखिए, जब भी इन्होंने हमेशा 2000 साल में 24 साल पहले बीजेपी ने बोले थे कि संविधान समीक्षा आयोग की संशोधन की मांग किए थे कि एक संविधान समीक्षा आयोग होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, 1993 में आरएसएस ने भी बोले थे कि संविधान जो है अहिंदू बताते, संविधान को उन्होंने अहिंदू बताया और हिंदू केंद्रित शासन की वकालत किए थे। तो ये संविधान के बारे में इन्होंने लिखा था। और लगातार ये जो है भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये संविधान के खिलाफ बात करती है। इसीलिए ये मुद्दा चल रहा है, इसीलिए हम ये चल रहे हैं, हम बापू जी को ले रहे हैं, हम इनको ले रहे हैं। हमारा जो नारा चल रहा है अभी, जय बापू, जय भीम और जय संविधान, ये इसलिए चल रहा कि बाबा साहब के खिलाफ तो इन्होंने खुल के बोले और गांधी जी के खिलाफ भी ये बोलते हैं, लेकिन अमित शाह या मोदी जी नहीं बोलते, इनके जो कार्यकर्ता है वो बोलते हैं। वो डायरेक्ट ने, अभी इनके तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कई लोग हैं, उन्होंने माथुराम गोडसे की पूजा किए और इन्होंने कहा था कांग्रेस बर्खास्त करो। नहीं ठीक है ना, गांधी जी ने जो बोला था, लेकिन इस देश के लोगों ने 60 साल तक उसी कांग्रेस को दिया है वोट दिया है लोगों ने, उनको बार बार जिताया है। तो इसीलिए इनको चमकाने की जरूरत नहीं। ढोने साहब, हाँ। डॉक्टर साहब, जो ईवीएम के बारे में आज इलेक्शन कमीशन ने जो बोला, इलेक्शन कमिश्नर साहब ने जो बोला, ही एज फार एज आई नो आई वाज समवट डिसअपॉइंटेड। मुझे इतना डिसअपॉइंटमेंट हुई कि भाई वो डायरेक्ट क्वेश्चन उन्होंने लिया नहीं। एक्चुअली क्या, किसी ने सवाल पूछा नहीं उनसे, उन्होंने अपने आप ईवीएम के बारे में बात करनी शुरू कर दी और उन्होंने ये बताया कि ऑपोजिशन जो कह रही है सब कुछ गलत कह रही है इफेक्टिवली। उसके साथ में जो डेटा देना चाहिए वो नहीं दिया। तो आपको क्या लगता है कि अब ये कंट्रोवर्सी खत्म हो गई है ईवीएम को लेकर के, जो जवाब दिया है राजीव कुमार जी ने? नहीं सर, ये अपने समाजवादी पार्टी के साहब के नाम क्या है अभी आए? मनीष सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के गणेश खानकर साहब। हाँ, गणेश खामकर का नाम मनीष सिंह ना जी।
मनीष सिंह साहब ने जो शुरुआत किए थे, उन्होंने बोले कि हम भी इतने सालों से राजकारण, वो एक शब्दों में बताता हूँ। मनीष सिंह साहब, आप जो बोलना चाहते थे कि बॉडी लैंग्वेज का अभ्यास लीडर लोगों को रहता है, तो जो इलेक्शन कमिश्नर की जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो जो कहना चाहते थे, वो ऐसी दिखी थी, हताश दिख रही थी। एक बात। दूसरी बात ऐसी है कि रिटायर होने इलेक्शन कमीशन कोई बोलने के लिए स्वायत्त है। उन्होंने कितने गलत डिसीजन जी एक तो भी डिसीजन ऐसा बताइए जो इन्होंने सरकार जो चाहती है उनके खिलाफ दिया होगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो बोला और उसके खिलाफ उन्होंने डिसीजन दिया, एक भी डिसीजन बताइए। उन्होंने महाराष्ट्र में तो पूरा सत्यानाश किया, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ तो उन्होंने अन्याय किया है। और उन्होंने जो ऐसे ऐसे लोगों के दस्तावेज कबूल किए जो 10 साल के लड़के, वो भी कोई मेंबर बन सकता है, जो मर गए वो भी कोई मेंबर बन सकता है। ऐसे लोग शिवसेना में एकनाथ शिंदे साहब ने बताया और उनको उन्होंने मान्यता दी है, उसके प्रूफ देने के बाद भी मान्यता दी है उन्होंने। तो कोई चुनाव आयोग कोई निष्पक्ष है नहीं। दोनों साहब, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा विकसित भारत की तरफ मेरे काम देखो, चारों ओर मेरे काम देखो, एक्सप्रेसवेज, वाटरवेज, मेट्रो नेटवर्क। आज इस देश में प्रदीप जी, हाँ मेरी एक विनंती है। हाँ बोलिए ना। ये राजीव कुमार जी की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल गलत थी, लेकिन वायनाड में प्रियंका गांधी जी 4.5 लाख से जीती, तो ईवीएम थोड़ा खामगर साहब, ये ईवीएम की बातें नहीं कर रहा हूं मैंने अब ईवीएम की बात नहीं की है। देखिए ईवीएम के जो मामले में, सुनिए, मैंने इसके पहले भी बोला है कि ईवीएम के मामले में सिर्फ ये महाराष्ट्र में 95 कर रहे हैं। नहीं ऐसा है करेंगे। और जब प्रियंका गांधी 4.5 सर, मेरी बारी है, तो सही था। ये कौन सा एक मुद्दा रह गया मनीष सिंह जी, सिंह साहब एक मिनट, सुधीर दोनों साहब का एक सेकंड रह गया, थोड़ा सा एक रह गया कि आपने बोले विकसित भारत। हाँ, विकसित देखिए भारत। ऐसा है, आज इस थर्ड देश में, में एक थर्ड मोदी साहब ने बोला वी आर थर्ड बिगेस्ट मेट्रो नेटवर्क्स में, सब थर्ड बिगेस्ट 1000 किलोमीटर का ऑपरेशनल लाइन, एक्सप्रेसवे, वाटरवेज। आप ये काम देखिए, बोलो विकसित भारत का काम देखिए। अभी आपको एक बात बताता हूँ हाँ। कि इस देश के जो सबसे अमीर लोग हैं, 1% लोग, उनके पास जो है संपत्ति कितनी है, 22.6, जो कुल संपत्ति का 53% है। यानी इस देश की 53% आबादी 1% लोगों के पास गई, और जो है 50% के आसपास जो है 13% ऐसे लोग हैं जिनको 50% जो है 50% के पास आय का 1.3, यानी संपत्ति का 4.1 ही है, 13% है। तो इसका मतलब क्या है कि अपने पास 4% लोग है, 50% लोगों के पास 4% ही है, और ये 1% लोग जो इनके समय में बने हैं, उनके पास देश की 53% संपत्ति हो गई है। तो ये असमानता है। इनके समय में कैसे बने सर? सबको आपके समय में बने, क्या बात कर रहे हो? अंबानी ने सुनिए, नहीं, अरे सर, ये कौन सी आर्गुमेंट हो गई? अरे नहीं, गणेश खनकर साहब एक सेकंड, गणेश खनकर साहब, ऐसा है, मैं बताता हूँ, इनकी संपत्ति देखिए कब बनी। तो सर पिछले 3 दिनों में तो संपत्ति बहुत घट गई है, सबके शेयर नीचे आ गए हैं। दे हैव लॉस्ट अबाउट 10,000 गॉड नोस हाउ मेनी लाख करोड़। ये क्या है? इंदिरा गांधी जी ने जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, उस समय जो 50% का आंकड़ा दे रहे वो 72% था। तब क्या कहेंगे आप? जी sir, but that is a very facetious argument because that has always been the case in India or anywhere else. You take a look at US के अंदर भी more or less the same situation prevails. दोनों साहब, सर आप भी माफ कीजिएगा, आप भी उस 4% में आते हैं डॉक्टर डोने साहब। पूरे अकोला के मालिक हैं आप, हमें मालूम नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए सर, लेट मी गो टू मनीष सिंह साहब। मनीष सिंह जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए सर प्लीज। सर मैं कुछ महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। कभी गणेश खनकर जी ज्यादातर इंटरफियर नहीं करते, ज्यादातर नहीं करते। मैं उम्मीद करता हूं, जैसे मैंने इनके बीच में इंटरप्ट किया था तो इन्होंने मुझे रोका, तो मैं भी पहले ही ये संकेत कर दे रहा हूं कि मैं कुछ बात कहने जा रहा हूं और महत्वपूर्ण बात है। आप बोलिए सर प्लीज। बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, हर साख पे उल्लू बैठे हैं। जो लोग हमारी सफाई महोत्सव पर टिप्पणी करते हैं, वो प्रधानमंत्री आवास में फिल्म स्टारों को बुला करके बर्गर, पिज्जा और चाउमीन खिलाते हैं, और कपूर खानदान को बुला करके
पूरा उनका स्वागत करते हैं, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी कोई टिप्पणी नहीं करेगी। एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी वह राजनीतिक पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को छोड़ करके, अपने कार्यकर्ताओं को भूल करके भोजपुरी जगत के 3-3 स्टारों को लोकसभा का चुनाव लड़ाती है और संसद भवन में भेजने का काम करती है। लेकिन वही भोजपुरी भाषा के लोग, जो 36 करोड़ आबादी के लोग हैं, उन्होंने कहा कि हमारी भोजपुरी भाषा को सम्मान दीजिए, 8वीं अनुसूची में शामिल करिए। लेकिन एक बार इन तीनों बेशर्म सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, भोजपुरी जगत से आते हैं, एक बार भी प्रधानमंत्री के सामने इनकी मुंह नहीं खुलती है और एक बार भी भोजपुरी के सम्मान की बात नहीं करते। दूसरी बात, तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी इकोनॉमी की बात हो रही थी, कोई कह रहा था कि हम तीसरे नंबर पर पहुंचने वाले हैं, आज के समय में हम 5वें नंबर पे। अरे बेशर्मो, समझने की जरूरत है कि 216 लाख करोड़ के कर्जे में भारत है। विदेशी बैंकों का कर्जा हमारे पर बढ़ता जा रहा है। 400 रुपए का बिकने वाला गैस सिलेंडर आज 1400 रुपए बिकने कगार पे पहुंच गया, जिसको जो सरकार जमीन बेच दी, आकाश बेच दिया, पाताल बेच दिया, पानी बेच दिया, आग बेच दिया, सारी चीजें भारत की जो संपदा थी, इन संपदाओं को प्रधानमंत्री ने, उनके कैबिनेट के लोगों ने, उनकी सरकार ने उद्योगपतियों के हाथों में गिरवी रख दिया। आज के समय में हमारे पास कोई संसाधन नहीं है। हमारी जो सेना थी, हमारे गांव के लड़के सेना में जाने के लिए आतुर रहते थे, उन सेना में अग्निवीर को बना दिया, 4 साल की नौकरी दे दी। दुर्भाग्य देखिए कपूर साहब, आप जैसे वरिष्ठ लोग जब बात करते हैं तो खुशी होती है, लेकिन जब भाजपाई अपना मुंह खोलते हैं तो इनके मुंह खोलने के पहले अब जनता पूछ रही है गांव इन भाजपाइयों से कि कहां था 2 करोड़ नौकरी देने की बात। आज अभी प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया है कि हमने इन 10 वर्षों में 10 लाख लोगों को नौकरी दिया है। 2 करोड़ सालाना नौकरी देने की बात करने वाले प्रधानमंत्री ने 10 वर्ष बाद इस झूठे आदमी ने कहा है कि हमने केंद्र सरकार में 10 लाख नौकरी दिया है। आज के समय में केंद्र सरकार के अधीन जो विभाग हैं, उन विभागों में 1 करोड़ 47 लाख पद सरकारी खाली है। इन 1 करोड़ 47 लाख सरकारी पदों को भरने की कोशिश कोई भी केंद्र सरकार की तरफ से नहीं की गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब आपने सारी संपत्तियां बेच दी तो आज आपके पास क्या है, और वो दिन दूर नहीं। कपूर साहब, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ जब आपसे बात करता हूं तो बहुत गंभीरता के साथ करता हूं। कोई भी दुनिया, सॉरी राजीव सर, सॉरी, सबसे महत्वपूर्ण बात सर, आई एम नॉट रिलेटेड सर। जी जी बोलिए सर। सॉरी, और सबसे महत्वपूर्ण बात है सर कि अगर कोई दुनिया का बड़ा उद्योगपति मिल गया तो जिस तरह से हमारी संपदाएं बिकी हैं, वह दिन दूर नहीं है कि यह सरकार भी बिक जाएगी और अपनी सरकार की जो सारे सिद्धांत है, इसको भी ये बाजार में नीलाम कर देंगे। मनीष सिंह जी, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मैं टेक ओवर किया, 74 एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट बना दिया। मैं जब टेक ओवर किया 5 सिटीज में मेट्रो चल रहा था, आज 21 सिटीज में मेट्रो चल रहा है। हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत 50 रूट आज चलना शुरू किया, 136 वंदे भारत ट्रेन चल रहा है। तो ये क्या दिख नहीं रहा है? आपने कहा कि टॉप उद्योगपति, ये लोगों का सुविधा, सब जगह सुविधा, वाटरवेज, एक्सप्रेसवेज, मेट्रो सिटीज, ये लोगों को दिख रहा है। मनीष सिंह जी, सर 2 रुपए का प्लेटफार्म टिकट अब आज के समय में प्लेटफार्म टिकट 50 रुपए का बिकता है। आप अपने रिश्तेदार को, किसी को जाएंगे अगर प्लेटफार्म पर छोड़ने के लिए, उसको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए जब आप स्टेशन पे छोड़ने जाते हैं तो अब आपको 50 रुपए का टिकट देना पड़ता है। और पूछिए भारत के प्रधानमंत्री से कि हमारी जो जनरल बोगियां कोरोना के पहले हुआ करती थी, वो हमारी जनरल बोगियां कहां चली गई? जो गरीब कमजोर तबके के लोग थे, जो जनरल बोगियों में सफर करते थे, ट्रेनों में जो जनरल बोगियां हुआ करती थी, वो हमारी जनरल बोगियां कहां चली गई? और पूछिए प्रधानमंत्री से कि जो रेलवे लाइनों के किनारे जो हमारी खाली जमीनें थी, आखिर अडानी की कंपनी को और अंबानी की कंपनी को क्यों बेचा प्रधानमंत्री ने? आज के समय में बसों से पूछिए कि जो हमारे रेलवे के तमाम ऐसे जो औजार थे, जो हमारी पुरानी प्लेटफॉर्म थी, पुराने रेलवे लाइंस थी, उनको औने पौने दामों पर किसके हाथों बेचा जा रहा है? ये पूछिए ना भारत के प्रधानमंत्री से। और दुर्भाग्य देखिए, सबसे बड़ी बात गंभीरता के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आज के समय में भारत का प्रत्येक नागरिक इस समय 41,000 का कर्जदार है। ये सिर्फ और सिर्फ अगर किसी सरकार की देन है तो वह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देन है। दुर्भाग्य देखिए, ये योगी आदित्यनाथ जो रात दिन झूठा प्रवचन करने वाला एक ऐसा संत जिसने संत समाज को कलंकित किया है, इस आदमी ने 8 लाख से ऊपर के
एक 8 लाख करोड़ से ऊपर के कर्जे में उत्तर प्रदेश को पहुंचा दिया। 155 लाख करोड़ रुपए इन 7 वर्षों में योगी को मिले हैं, लेकिन आज धरातल पर 1,80,000 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी की सड़क है। सारी की सारी सड़कें खस्ता हाल है, खंडहर में तब्दील हो चुकी है। अच्छी गाड़ियां लेकर के आएंगे लेकिन वो सब सफर पूरा नहीं कर पाएंगे। इस तरह की उत्तर प्रदेश की सड़कें योगी आदित्यनाथ की सरकार में। कहने का सिर्फ मतलब यह है कि अगर सरकारें जो जनता से वादा करती हैं, जनता से वादा की हुई वादे अगर सरकार मुखालफत करेगी, वादा खिलाफी करेगी, तो अभी एक तरह का भ्रष्टाचार है। योगी सरकार और मोदी सरकार भ्रष्टाचार की आकंठ में डूबी हुई सरकार है। वो दिन दूर नहीं है कि इनको जनता सत्ता से बेदखल राइट, लेट्स गो टू गणेश खानकर साहब। गणेश खानकर साहब, ये आरोप जो है बार बार भारतीय जनता पार्टी पर लगता है, मतलब भारतीय जनता पार्टी मतलब केंद्र सरकार का, कि आपने एक डेट इकोनॉमी बना दी है, कि नेशनल डेट जो है, नेशनल कर्जा जो है इतना ज्यादा बढ़ गया है। अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे, उसकी क्या वजह है वगैरह वगैरह, वो खैर मैं तो जानकारी दूंगा ही, लेकिन पहले आप बोले गणेश खानकर जी। मैं राजीव जी बहुत सारी बहस में जाता हूं, लेकिन मेरी बात से आज तक के मेरा अनुभव है कि सारे एंकर जो है, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार है, वो मेरी बात से खुश होते हैं। लोग ये कहते हुए आपकी बातों से तो मिठास आ रही है। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि मेरी बात से इतने लोग मतलब जिसे हम पता नहीं इतने जख्मी होते जा रहे, मुझे अंदाजा नहीं था। और इतना असर पड़ा है कि आप कपूर बन गए साहब जी। वो तो नहीं, उनको कपूर फिल्म फैमिली याद आ रही थी, इसलिए बोला ऐसा है कि राज कपूर ग्रेट शोमैन, राज कपूर जी के राज 100वें कपूर साल राजू के कपूर कारण है, उस पर से उनका मिस हमने वो इनको गलती से हो गया। सम्मान देना था जी। कि ग्रेट शोमैन राज कपूर जी के 100 साल पूरे होने के निमित्त जी। उनके परिवार को बुलाया था, उनका एक योगदान है, इसीलिए यानी सर बुलाया नहीं था, they had requested सर, बुलाया नहीं था, they had requested, the Kapoor family had requested to meet the Prime Minister। बोलिए कल सर। आप रिक्वेस्ट कीजिए पीएम साहब को, बिना उनके अनुमति बिना बुलाए आप जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते सर। तो मेरी शब्द को आप जितना भी घुमाएं, तो इसलिए 10 साल से मुझे अनुमति नहीं मिली है। हाँ बोलिए सर। जी। उसके पहले हर 3 महीने में मिलता था सर के। प्रधानमंत्री बनने के पहले हर 3 महीने मुलाकात होती थी, प्रधानमंत्री बनने के बाद अभी तक मुलाकात नहीं हुई है। हाँ बोलिए सर, बोलिए। अब राजीव जी कुछ बदले मिजाज है आपके, पता नहीं कब न्योता आपको मिले जी। कुछ मालूम नहीं है सर, कुछ भी हो सकता है हिंदुस्तान में। हाँ बात बोले गणेश खानकर जी, बोलिए। 1998 में जब आपसे मिलता था तो आप दाढ़ी नहीं रखते थे, अभी आपने दाढ़ी रखना शुरू कर दिया। जी, वो भी चली जाएगी सर, कल परसों तक ये भी निकल जाएगी। जी बोलिए। ऐसा है कि बार ये कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे, तो मैंने आपको आंकड़ा दिया जी, और मैं आंकड़ों के मामले में सही रहता हूँ राजीव जी, आपको पता है। जी बोलिए सर। जब 1970 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण जब किया जी, तब आज जो आप 50% कह रहे वो उस समय 72% था। उस समय टाटा बिरला बड़े कम थे, लेकिन जितने अमीर थे वो 1% थे, उनके पास देश की लगभग 72% पूरी जायदाद उनके पास थी। देखिए बार विषय हो रहा है, अब ये विषय करना स्वाभाविक है। मैं अमर सिंह जी को 2001 में मुंबई में मिला था, और राजीव जी आपको ये हैरानी होगी कि जिस गाड़ी से अमर सिंह जी उतरे, उनके पीछे प्रफुल्ल पटेल थे, और मैं अमर सिंह जी को एक शो के दरम्यान में टॉक शो में बैठा था, उनको गाड़ी में लेकर कौन आए थे पता है साहब आपको? आप बोले सर। अनिल अंबानी लेकर आए थे। जी करेक्ट। तो जब ये सारे लोग आरोप करते हैं तो मुझे कभी कभी, एक तो मैं किसी को कम आंकने की गलती नहीं करूंगा, ये बार जिन आंकड़ों का, यानी पहला लाइसेंस दिया कांग्रेस ने अंबानी परिवार को, पहला पोर्ट दिया अदानी को कांग्रेस ने, पहला एयरपोर्ट का निविदा जिसे स्वीकार हुई वो कांग्रेस के कार्यकाल में, ये बार भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर ये क्या बताना चाहते हैं, मेरी तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। अब ये ठीक है कि अंगूर खट्टे होते हैं, जब वो आपको न मिले तो ये हो सकता है। 10 साल सत्ता में बाहर रहने के बाद जिनको आदत नहीं है उनका ये हाल होना स्वाभाविक है। देखिए राजीव जी, जो बार सारी बातें कर्जे के बारे में हो रही है साहब, ऐसा है हम 5वीं अर्थव्यवस्था पर है। ये जो कर्जा जिसके बारे में हम सारी बात कहते हैं जी, तो हम जब तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, तो राजीव जी कल आपको मुंबई शहर में
यदि बीकेसी में कोई घर आपको लेना होगा तो वो घर आपके आमदनी पे मिलता है। आपके जमींदार, आपके बैंकों में कितनी जमा पूंजी है, ये बाद में देखा जाता है। ये कर्जा जिसकी बार बार चर्चा की जा रही है, आपकी इकोनॉमी आज 2 गुना 3 गुना आकार में बढ़ती जा रही है। आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितनी, हर साल आप कितने करोड़, हजारों करोड़ आप खर्चे कर रहे हैं, इसका ख्याल किया जाता है। अब यह बहस का मुद्दा हो सकता है, मैं ना नहीं कहूंगा, क्योंकि हर पार्टी का अपना स्टैंड होता है। ये पैसे कहाँ खर्च करने हैं, ये हमारी, हम अंत्योदय पे चलते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो 1968 में अंत्योदय कहा था, हम उस पे चल रहे हैं। अब आपको ये समझ में आने की बात इसलिए नहीं है कि 1998 में जब अटल जी ने अणु विस्फोट किया था, तब कुछ अनजान लोगों ने, जिनकी बुद्धि उस समय नहीं पहुंची, उन्होंने पूछा था, तभी अटल जी ने कहा था कि यदि आपको भारतीय जनता पार्टी सीखनी होगी तो पंडित दीनदयाल जी का कालीकत का भाषण सुनना होगा। अब ये नहीं सुनेंगे तो उसमें हमारी कोई हर्ज नहीं है ना साहब। खानकर साहब, आप टिप्पणी करते रहिए, हमने हमारा मार्ग तय किया हुआ है। खानकर साहब, लॉ एंड ऑर्डर इज एन इशू। खानकर साहब, बीड इज एन इशू। शरद पवार साहब लेटर लिखा है फडणवीस साहब को। शरद पवार साहब ने कहा, आई फियर फॉर द लाइव्स ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। क्या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का जान को खतरा है? शरद पवार साहब ने कहा। क्या बीड एक एग्जाम्पल है जहां फडणवीस साहब कुछ कर नहीं पाए एज अ होम मिनिस्टर? हाउ डू यू सी दैट? बिकॉज पूरे मोर्चा, डेलीगेशन, गवर्नर विजिट, हर चीज बीड को लेकर हो रहा है। क्या न्याय मिलेगा सरपंच को? बिल्कुल प्रदीप जी, हमने एटीएस की स्थापना की, जो पुलिस वहां पर थी सबके तबादले हो गए, सभी के हाथ से केस निकाल चुके हैं। हम किसी को, पुलिस वाले को वहां नहीं रखा है। एक बात तो समझ लीजिए कि उस केस में जिन्होंने उस केस को हैंडल होते समय शुरुआत में थे, उन सभी के तबादले कर दिए। एटीएस की स्थापना हुई है। जो मुजरिम था वह अब अपनी कहानी बताना उसने शुरू कर दिया है। सर, एक बार कोर्ट में प्रोड्यूस होने के बाद या वहां पर जो चल रहा है उसमें हमने यदि ढिलाई बरती तो प्रदीप जी आप हमको दोषी मान सकते हो। मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं, हमने पहले दिन से स्टैंड रखा है, जिन्होंने गलती की है उनको सजा जरूर मिलेगी। हम महाराष्ट्र में इस तरह की कोई भी घटना को बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रदीप जी, कोई भी घटना होती है तो देखिए, जिनको ये क्रिमिनल, जिनकी साइकोलॉजी है वो करेंगे, लेकिन घटना के बाद में यदि हमने उनके प्रति कोई दया माया बताई तो आप हमें दोषी जरूर लेकिन बताइए। सर, वहां का जो भारतीय जनता पार्टी का जो यूनिट है बीड़ का, वो सबसे ज्यादा है जो प्रोटेस्ट कर रहा है और मांग रहा है कि धनंजय मुंडे का इस्तीफा लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं सर वहां पे बीड़ में। बिल्कुल। सुप्रिया सुले, शरद पवार जी, सब लोग कह रहे हैं कि रिजिग्नेशन नेसेसरी ऑफ मिस्टर धनंजय मुंडे। देखिए, ऐसा है कि विरोधी पार्टी अपनी मांग करे, वो उनका अधिकार है। कुछ गलत होता है सर, विरोधी पार्टी नहीं, आपकी खुद की पार्टी बीजेपी मेरी कर बात रही सुन है। लीजिए राजीव जी, मेरी बात तो सुन हाँ, लीजिए। बोलिए ना सर प्लीज। विरोधी पार्टी में शरद पवार और सुप्रिया सुले जी की बात कर रहा हूँ। जी, वो कहते हैं वो विरोधी दल में, उनका अधिकार है। कुछ गलती हो रही है, सरकार से कुछ कमी है तो जी। बताना, जनतंत्र में उनका पूरा अधिकार है, हम सुनेंगे भी उनकी बात। रही बात हमारी पार्टी की, हमारे लोकल कार्यकर्ताओं को जो लगता है वो कहने के लिए उन्हें पूरी छूट है। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि नए मामले को हम दबाना चाहते हैं, नए मामले में किसी को मदद करना चाहते हैं। यदि ऐसी बात होती तो राजीव जी, क्या हमारे लोकल यूनिट को यह कहने की इजाजत मिलती? वो अपनी बात इसलिए कह रहे हैं, जो गलत हुआ है वो अपना बात कह रहे हैं और हमने किसी को रोका भी नहीं है। जो गलती हुई है, जिन्होंने ये कृत्य किया हुआ है, उनको पूरी सजा मिलेगी और उस तरह से काम चल भी रहा है। इसलिए मैंने कहा कि हमने सबके तबादले कर दिए और हमने सीधा केस एटीएस के हाथ में दे दिया है। जी, तो भाई आप आई होप इसकी इट इंक्वायरी हैपेंस। कीजिए। और उम्मीद ये करते हैं कि परभनी में भी जितने भी लोग दोषी थे, मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी बहुत जल्द उनको भी सजा हो जाएगी। मैं उम्मीद बिल्कुल। करता हूं। लेट मी गो अक्रॉस टू डॉक्टर ढोने। ढोने साहब, जो अभी और मनीष सिंह जी, आप भी जरा सुन लें सर, उसके बाद मैं आप ही के पास आ रहा हूं। पहले डॉक्टर ढोने के पास। भारत की अर्थव्यवस्था जो है, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 7% इन 2025। इस साल में 7% ग्रोथ है और बाकी दुनिया की 3% होगी, 3.2 मैक्सिमम फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 7%। आज की तारीख में वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू द जीडीपी एंड वी आर एक्सपेक्टेड टू बी द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। इंडिया विल बी द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय अगस्त दिस ईयर। मतलब जापान को हम ओवरटेक कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ द जीडीपी।
मैं पर कैपिटा इनकम की बात नहीं कर रहा हूं, जीडीपी के साइज की बात कर रहा हूं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। अब आप बोले डॉक्टर ऐसा है। जी। हाँ सर, बोलिए आप सर। अगर केंद्र सरकार की वेबसाइट पे अगर जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि 31 मार्च 2014 तक, जब कांग्रेस की सरकार थी, इनकी अप्रैल मई में इनकी सरकार आ गई भारतीय जी जी जनता पार्टी, तो 31 मार्च 2014 तक भारत सरकार पर जो कर्जा था वो 55,87 लाख करोड़। करोड़ Correct. इतना इतना था। तो अभी कितना हो गया? अभी आज की स्थिति में ये 205 लाख हो गया, 205 लाख करोड़ इतना कर्जा हो गया। तो देखिए कितना बढ़ गया, 150 करोड़ इनके 10 साल में बढ़ गए, इनके 10 साल में 150 करोड़, 150 लाख करोड़, 150 लाख करोड़ ये बढ़ गया। और आज ये जो आंकड़ा है जीडीपी की जो बात करते हैं, उसके करीब करीब 60% हो गया ये आंकड़ा जीडीपी का। तो ये तो इसमें और ये कहाँ खर्चा कर रही है लोग, इतना कैसा क्या कर्जा होगा? यानी देश आजाद हुआ तब से 2014 तक 56 लाख पकड़ के चले, 56 लाख करोड़ था और आज 205 लाख हो गया। जी। तो ये इतना क्या, यानी कहाँ जा रहा है ये पैसे? दोनों तो साहब, ये तो दूसरा एक चीज है कि जब भी प्राइम मिनिस्टर विदेश जाता है तो हिस्टोरिक विजिट होता है। हिस्टोरिक लाखों के भीड़, हमारे ही लोग जो वहां पर सेटल्ड है, यूएस हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, लाखों की संख्या में मोदी साहब को मिलने आते हैं। एक जबरदस्त हिस्टोरिक विजिट हो जाता है। वहां के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भी इस चीज को तारीफ करते हैं, मगर कांग्रेस आलोचना करे, कांग्रेस आलोचना करे, बोले मोदी जी ने ट्रंप को इतना लाख का ज्वेलरी दिया, मोदी साहब ने मिसेस बाइडेन को 18 लाख का डायमंड दे दिया। आप हिस्टोरिक विजिट को भूल करके उस चीज पर ध्यान दे रहे हो कि मनमोहन सिंह जब जाता था किताब देते थे, बुक्स देते थे। तो क्या ये करना सही है? मोदी साहब का हर विजिट हिस्टोरिक है। अगर इस देश में टाटा और बिरला जैसे जो उद्योगपति थे वो गरीबों की सोचते थे, देश की सोचते थे, उनका चैरिटी वर्क भी बहुत ज्यादा था। लेकिन अभी ये जो अंबानी है, अदानी है, ये इनका कोई चैरिटी वर्क है नहीं। अंबानी की माँ के नाम से जो कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल है वो प्योर प्राइवेट है और प्योर यानी कमर्शियल है। तो ये कोई लोग चैरिटी करने वाले लोग नहीं ना, इनको देश की कोई फिक्र है। ये नफेखोरी करने वाले हैं अदानी और अंबानी जैसे लोग। और आप विदेश में की बात करते, इनके पास जो पैसा आता है वो देश के कुछ काम में नहीं आ रहा, कुछ भी काम में नहीं आ रहा, उनके खुद के काम में आ रहा है। डॉक्टर ढोने एक सेकंड, सॉरी आई डोंट वांट टू इंटरप्ट यू, एक जानकारी देना बहुत जरूरी है। कोकिलाबेन अस्पताल जो है उसकी सारी परमिशंस आपके कार्यकाल के दौरान दी गई थी। नहीं ठीक है ना, सर पूरी बात सुन लीजिए, सर पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सर। हाँ। सर प्लीज प्लीज, आई एम वेरी फेयर, यू नो दैट क्वाइट वेल। उसमें एक बहुत बड़ी कंडीशन लगाई गई थी क्योंकि बड़ी पब्लिक एजिटेशन हुई थी। यह कहा गया था कि नॉट ओनली कोकिलाबेन हॉस्पिटल बट ऑल अदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऑफ दिस साइज इन मुंबई, इनको मिनिमम 25 से 30% चैरिटी पेशेंट्स का इलाज करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर उसमें गलती किसकी है? इस सरकार की तो है ही, दे डोंट बॉदर। आपने भी नहीं किया, वो भी नहीं कर रहे हैं। क्या है सर? नहीं नहीं ऐसा है सर, नहीं ये तो पहले से रूल है कि जो चैरिटेबल हॉस्पिटल है उसमें गरीबों के लिए सर चैरिटेबल हॉस्पिटल नहीं, जिसको सब्सिडी मिली है, नॉट अ चैरिटेबल हॉस्पिटल, जिसको सरकार की तरफ से सब्सिडी मिली है, सब्सिडाइज रेट पे जिसको लैंड मिला है और बाकी सब सर्विसेज जो हॉस्पिटल को प्रोवाइड हुई हैं, उसमें 25 से 30% पेशेंट्स विल बी ट्रीटेड फ्री ऑफ कॉस्ट। बट मेरा कहना क्या है ना, मनमोहन सिंह जी का और मोदी साहब का आप तुलना कर रहे हो फॉरेन विजिट्स का। अब पूरे देश और दुनिया जानते हैं जब मोदी साहब जा रहे तो हिस्टोरिक विजिट होते हैं। ऐसे नहीं, कोई नहीं, सब ये सही बीजेपी का देखिए कहना, ये बीजेपी का मनमोहन सिंह जी का कुछ कोई नहीं आपका है, हिस्टोरिक विजिट- बोलने की बातें है सर, हिस्टोरिक कुछ नहीं है ये तो मीडिया इंडिया ने पूरा खरीद लिया। मीडिया, पूरे मीडिया के लोग बीजेपी के खिलाफ कौन सा चैनल है जो दिखाता है? आप बताइए कि बीजेपी के खिलाफ सरकार की कोई गलती हुई, अगर सरकार की कोई गलत हुआ तो उसका बताने वाले मीडिया बताइए मुझे कि कौन सा दिखा रहे हैं। आप जैसे लोग पर आप बैठे, जिस पर आप बैठे वाले लोग हैं तो ये दिखाते हैं। सर आप बैठे देखिए, सर आप उस चैनल पर बैठे हैं। नहीं मैं बोल रहा हूँ आप जैसे लोग हैं, कुछ आप जैसे रविश कुमार जी है, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी है, वो ऐसे कुछ लोग हैं जो सच्चाई दिखाते हैं, जो जिन्होंने कांग्रेस के वक्त भी खिलाफ में बोला था। कांग्रेस के भी जब सरकार कांग्रेस की तब भी वो कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे।
तो ये तो हकीकत है कि कोई मीडिया इन्होंने खरीद लिया इसलिए बड़ा माहौल बनाते हैं। लेकिन आपको एक बात बताओ, जी, बोलिए मोदी सर। जी के जो विदेश में जाते हैं, श्रीलंका में गए थे, बाद में श्रीलंका के ये है बिजली आयोग का अध्यक्ष है, उसने खुल के बोला था, ओपनली बोला था कि हमारे देश में जो बिजली का कॉन्ट्रैक्ट है, बिजली निर्मित का कॉन्ट्रैक्ट, वो अदानी को मिला और उसके लिए मोदी जी ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को फोन किया था और उनके कहने पे मिला था एक बार। और वहां ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने कोयले की खदान दिया अदानी को। मोदी जी गए सिर्फ ये इतना बताने के लिए। आप निकाल लीजिए ऑस्ट्रेलिया का जो पहला उनका टूर हुआ, तो उसमें क्या हुआ, क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए? कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुए थे। उसमें सिर्फ वो जाके इतना बोल के आ गए कि अदानी को ये कोयले के खान दे, और वो दे दिया। और रिजर्व बैंक को बोले कि आप इसकी बैंक गारंटी दो। रिजर्व बैंक ने पहले नहीं बोल दिया था। और उसके अलावा जब वहां पे बहुत यानी एजिटेशन चला कि अदानी को क्यों दिया कोयले के खान, तो ये सब उनके जो करीबी लोग हैं, अंबानी हो, अदानी हो, मित्तल हो, पारेख हो, इनके लोगों ने बीजेपी को डायरेक्ट डोनेशन दिया हुआ है। आप बीजेपी को जो डोनेशन मिला उनकी लिस्ट निकाल के देखिए। उनको हर एक को मोदी तो सरकार आपके ने मुताबिक बेनिफिट देने का तो काम सर किया। आपके मुताबिक भारतीय उद्योगपतियों की सिफारिश करना भारतीय प्रधानमंत्री के लिए गलत है, कहने का नहीं, मतलब ये ऐसा हुआ? नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा मैं। मतलब वो क्या सिफारिश पाकिस्तानी करना है सर? गलत नहीं। नहीं, गौतम अडानी लेकिन fraud है पाकिस्तान ना, से आए हैं। वो उद्योगपति फ्रॉड है। राजू जी, मैं आप- एक एग्जांपल आप देना रा- चाहता हूँ। वो फ्रॉड बोलिए, है ना, गणेश शंकर साहब, कुछ अदानी बोलिए। फ्रॉड है, सर, फ्रॉड। सर बजाज सर मेरा नंबर है ऑस्ट्रेलिया सर। में बजाज सर कोयले मेरा की नंबर है। हाँ, खदान। आपके पास आ रहा हूं सर, एक सेकंड। ऑस्ट्रेलिया में कोयले की खदान यह अदानी को मिले, इसके लिए इसकी सिफारिश मनमोहन सिंह जी ने की थी 2010 में। अब इसको क्या कहेंगे आप? करेक्ट, 2010 में नहीं। कही थी। प्रॉपर भैया, लेटर क्या है बात गॉन। कर रहे हैं? वहां पे एजिटेशन चले थे, ऐसा नहीं है, एजिटेशन चले। सर, वो- गोल्ड कोस्ट में अरे वो agitation वहां पे चली बोल के थी। आ गए, 2014 की बात है ये, 15 की आप बात है, भारत 15 के की। विकास के विरोधी है। चलिए, नहीं, भारत नहीं, के ओके, विकास ओके, विरोधी ओके, है। ओके। बट द फैक्ट रिमेन्स सर, आई वुड से, मैं खुद अपनी तरफ से मैं ये कहूंगा कि भले वो स्टेट गवर्नमेंट हो, भले वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, भारतीय उद्योगपतियों को अगर कोई प्रोत्साहित कर रहा है और उनको आगे बढ़ा रहा है, तो मुझे लगता है कि वो देशभक्ति की बात है। अब मनीष सिंह जी, आप कुछ बोल रहे थे, प्लीज बोलिए, प्लीज सर 3 प्रमुख बातों पर मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहता बोलिए हूँ। सर, प्लीज। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे, ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहे थे, ईवीएम जी। पर बात कर रहे थे और तमाम तरह के तरकीब समझाने की कोशिश कर रहे थे। जेबीएल नरसिम्हा राव इनके एक सांसद थे, अभी कुछ दिन पहले तक राज्यसभा में सदस्य थे। लाल कृष्ण आडवाणी जी और जेबीएल नरसिम्हा राव ने जब 2009 में कांग्रेस की सरकार बनी तो भारी मुखालफत इन लोगों ने ईवीएम की किया था की थी। और एक किताब लिखी थी, डेमोक्रेसी एट रिस्क। जी। ये किताब पॉपुलर हुई थी और ईवीएम के खिलाफ उसमें ईवीएम की तमाम तरह की बातें देश के सामने, देश के पटल पे रखी गई थी और मीडिया ने भी उस खबर को खूब चलाया था, खूब दिखाया था। आखिर लाल कृष्ण आडवाणी जी तो ईश्वर की महान कृपा से स्वस्थ है और अभी इस दुनिया में है। दूसरे इनके सांसद जो है जेबीएल नरसिम्हा राव, वो भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ दिन पहले तक स्पोक पर्सन थे और राज्यसभा के सदस्य थे। इन दोनों महान आत्माओं के बारे में इनको पूछना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। जब से मोदी जी का और अमित शाह जी का पराभव हुआ है भारत की राजनीति में, इनके पहले जो इनके लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, आखिर उन्होंने किस मुंह से ईवीएम की मुखालफत की थी? एक बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, हमें तमाम तरह की तरकीबें समझाई जा रही थी कि हमने बिजनेस को, जीडीपी को, चूंकि मैं अर्थशास्त्र का ना तो विद्यार्थी रहा हूं ना मैं इसका बहुत जानकार हूं, लेकिन जो अखबारों में और तमाम तरह के आर्टिकल्स में चीजें पढ़ने को मिलती है उसके माध्यम से सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि हमें आर्थिक स्थिति में उन्नति करना चाहिए, प्रगति करना चाहिए, भारत को आगे बढ़ना चाहिए। इसमें पूरा देश भारत की सरकार के साथ अगर होता, लेकिन क्या ये हम आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो रहे हैं? क्या हम रेल की पटरियों को बेच करके, रेल की पटरियों के किनारे की जमीनों को बेच करके, क्या कोल माइंस को बेच करके, क्या बिजली घरानों को बेच करके, क्या हम एयरपोर्ट्स को बेच करके, क्या हम जो हॉस्पिटल्स हैं, हमारे जिला अस्पताल हैं, उनको मेडिकल अस्पतालों में अपग्रेड करके पीपीपी मॉडल पर उनको उद्योगपतियों के हाथों में बेच करके, कम से कम हमारी जो शिक्षा की व्यवस्था है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है, जी। खान पान की व्यवस्था है, उन Correct. पर तो प्राइवेट
प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए था? सबसे महत्वपूर्ण बात है सर कि हमारा जब किसान काले कानून आए थे, उसके खिलाफ देश में बड़ा आंदोलन हुआ, 750 से ऊपर लोग किसानों की जाने गई। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर यह सरकारें जमीनें क्यों बेचना चाहती हैं? हमारी जहाज एयर इंडिया की थी, आपने क्यों बेच दिया? उसके बाद से हमारे जो तमाम खाद्यान्न हमारे हैं, उनको क्यों आखिर बेच दिया आपने? मैं पूछना चाहता हूं कि आर्थिक प्रगति देश के लिए बेहतर है, होना चाहिए आर्थिक प्रगति, लेकिन देश को बेच करके अगर हम आर्थिक प्रगति करते हैं तो ये किस बात की प्रगति है? गांव में पहले कोई एक कट्ठा जमीन बेच देता था तो उसका गांव भर में उपहास उड़ाया जाता था। अगर हम दुनिया में ढिढोरा पीट करके कहते हैं, मोदी जी के अभी प्रदीप सर ने कहा कि मोदी जी का बड़ा वाह वाह होता है। अरे मोदी जी अभी कतर में गए थे सर, जानते हैं उनसे मिलने के लिए कौन आया? भारत का बीटेक किया हुआ, एमटेक किया हुआ लड़का जो वहां पर मजदूरी कर रहा है, दिहाड़ी कर रहा है, वो मोदी से मिलने आया था। शर्म आनी चाहिए भारत के प्रधानमंत्री को कि उनसे भारत का जो श्रम है, उसका दोहन जो विदेशों में हो रहा है, वह श्रमिक आए थे मिलने के लिए, जो 20,000, 22,000, 18,000 रुपए पाते हैं सैलरी, वो आए थे भारत के प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने के लिए। भारत का प्रधानमंत्री जो इतनी महंगी डिग्रियां हिंदुस्तान में देता है बच्चों को, इतनी महंगी पढ़ाई कराता है भारत के बच्चों को, वो बच्चे जब जाकर के ईंट उठाते हैं, सीमेंट उठाते हैं, बालू उठाते हैं विदेशों में जाकर के, वो बच्चे आए थे भारत के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। और आप कह रहे हैं कि भारत की इसके वाहवाही होती है? अरे वाहवाही कुछ नहीं होती है। भारत की संपदा और संपत्ति को बेच करके कोई चाहे कि हम नाम और जस कमा ले, तो भारत के प्रधानमंत्री का नाम स्वर्णिम अक्षरों में नहीं लिखा जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री सर, अरे पूरी बात तो सर कर लीजिए ना। भारत के प्रधानमंत्री का जो नाम लिखा जाएगा वो भारत को संपदा को बेचने वाला प्रधानमंत्री के रूप में याद किया जाएगा, भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में याद नहीं किया जाएगा। और तुष्टीकरण की सर बात आप कर रहे हैं ना, मैं पूछ रहा हूं तुष्टीकरण, बिकॉज राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी वही तुष्टीकरण जाएंगे संभल, बीजेपी का कहना संभल जाएंगे, किन से मिलेंगे, किन लोगों का वाह करेंगे? योगी आदित्यनाथ ने दिलाया काशी, अयोध्या, संभल, भोजपुर, सब जगह जहां अत्याचार हो गए, पलायन हो गए, उसका चिंता तो है ही नहीं आपको, ना अखिलेश यादव जी को है, ना राहुल गांधी जी को। कब तक ये तुष्टीकरण का राजनीति करते रहोगे? आज ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा है कि संभल में जो घटना हुई, उस घटना को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और प्रशासन और शासन में बैठे हुए जो लोग हैं, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। वहां के लोगों पर जो ज्यादती की गई है, वहां के लोगों पर जो आतंक के माहौल पैदा किए गए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में बैठे हुए लोगों ने किया है। एक बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि वहां पे मूर्तियां मिल रही है। अरे हजारों मूर्तियां, हजारों मंदिर और लाखों मंदिर मूर्तियां तोड़ने का गुनाहगार अगर कुछ हिंदुस्तान में है तो उस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ है। जब बनारस में कॉरिडोर आप बना रहे थे तो छोटे छोटे जो हमारे मंदिर हैं, एक दिन बजाज सर के शो में एक महत्वपूर्णता से यह बात हमने कही थी कि हमारे यहाँ जब हमारे धर्म में जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो तमाम तरह के हवन और पूजन के कार्यक्रम होते हैं, तब हम प्राण प्रतिष्ठा करके एक मंदिर में मूर्ति की स्थापना करते हैं। उन मूर्तियों को खंडित करने का, उन मंदिरों को तोड़ने का अगर कोई गुनाहगार है तो सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी है। दूसरा, अभी अयोध्या की बात कह रहे थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अरे तारीख बताने वाले सुप्रीम कोर्ट ने तारीख बताया है। आपकी कुवत और हैसियत नहीं थी। आपकी कुवत और हैसियत जो थी वो अयोध्या की जनता ने दिखाया है। अयोध्या में जब आपके लल्लू सिंह को, जिन्होंने संविधान बदलने की बात कही थी, उनको सत्ता से हटाया, उनको चुनाव हराया वहां की जनता ने, और वहां के साधु संतों और वहां के महान नागरिकों ने समाजवादी पार्टी को साइकिल निशान पर वोट देकर के हमारे उम्मीदवार अवधेश प्रसाद को जिताया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अयोध्या की बार बार बात करने वाले लोग, अयोध्या को लूट लिया। 30,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के खजाने से लगे अयोध्या में विकास के नाम पर। सर, पिछली बारिश में जिला अस्पताल डूब गया था पानी में, रामपथ पूरा पानी में डूब गया, रामपथ टूट गया था। अब आप दुर्भाग्य देखिए कि 30,000 करोड़ की जो हमारी पावन धरती अयोध्या है, उसको भाजपाइयों ने लूट लिया, भाजपाइयों ने भ्रष्टाचार किया। उसी का परिणाम है कि प्रभु श्री राम की कृपा से अयोध्या भी हार गए। 2027 में उत्तर प्रदेश भी हार जाएंगे। जय सिया राम, जय सिया राम। Let's go to गणेश खानकर साहब। गणेश खानकर साहब, देखिए साहब, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़े, भारत चौथे से तीसरे नंबर पे आए, मैं कहता हूं नंबर 1 बने, एवरीबडी विल लव इट, एवरीबडी विल लव यू फॉर इट। लेकिन सर प्रॉब्लम, गणेश खानकर साहब, प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम जब मोनोपोली क्रिएट होती है तब आती है। फॉर इंस्टेंस, आज की तारीख में देयर इज ओनली वन कंपनी इन द एंटायर कंट्री दैट कैन इंपोर्ट कोल। कोल जो इंपोर्ट होता है, विदेशी कोयला जो है,
वो सिर्फ अडानी साहब इंपोर्ट कर सकते हैं। नंबर 2, हमारे ही धारावी में, साथ में ही है सर, जहां पे बीकेसी है 5 मिनट दूर धारावी है, यू आर वेरी फेमिलियर विद इट, आप तो यहीं के हैं सर गणेश खानकर साहब। 10 लाख स्क्वायर फीट टीडीआर अडानी साहब को दिया गया है, जिसमें से वो यूटिलाइज करेंगे 4 लाख स्क्वायर फीट, 6 लाख स्क्वायर फीट टीडीआर बचेगा। और जीआर इशू किया गया था सर पिछली सरकार द्वारा, जीआर इशू किया गया था कि किसी भी बिल्डर को बॉम्बे में, मुंबई में, किसी भी बिल्डर को अगर एक्स्ट्रा टीडीआर चाहिए, ही कैन ओनली बाय इट फ्रॉम अडानी साहब। नाउ डू यू थिंक दैट्स फेयर? अब आप बोलें सर गणेश खानकर जी। राजीव जी, एक तो आपने जो धारावी के बारे में बात कही जी तो मैं ये आपको एक बात पहले स्पष्ट कर देता हूँ। धारावी के विकास की बात को हमने अंतिम छोड़ दिया है। इसकी बात 2004 से चल रही थी। 99 में हमारी सरकार चली गई, हमारी सरकार 2014 में फिर से आई फडणवीस जी के रूप में। बीच में 15 साल बार बार इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जा रहा था, पीछे आ रहे थे, लॉन्च किया जा रहा था, पीछे आ रहे थे। जितने भी लोग इसमें आए, ना तो वो उसकी फिजिबिलिटी बता पा रहे थे, ना उसको काम शुरू करने की कगार पर आए थे। आज आप हम पर आरोप तो लगा रहे, लेकिन साहब वो प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। बीकेसी के बगल में दूसरे बीकेसी बंद रही है, मार्केट में तेजी आ चुकी है। अब इसके बावजूद आपको आरोप लगाना है तो अब लगाइए, मैं ना नहीं कहूंगा, क्योंकि सर ये आरोप नहीं है, ये फैक्ट है। जीआर निकला है, 10 मैं लाख आपको स्क्वायर बता फीट रहा हूं दिए गए साहब। सर, मैं 10 आपको लाख स्क्वायर आज फीट देंगे सर, मैं गलत नहीं बोलता हूं, आपको मालूम है जी, बोलिए। नहीं राजीव जी, मैं आपकी बात को नकार नहीं रहा हूं। जी मैं आपको एक ही लाइन में मैंने कहा कि इसकी शुरुआत 2004 से हुई। 2004 सर, इकबाल सिंह चहल साहब जो आज की तारीख में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू द चीफ मिनिस्टर इन द होम मिनिस्ट्री, ही वाज द सीईओ ऑफ दिस प्रोजेक्ट इन 2004, आपको याद होगा जी। बोलिए सर। मैं साल बराबर कह रहा हूं, जी बिल्कुल। तो मैं आपको ये 20 साल पहले की बात कह रहा हूं ना, जी कि जी उस समय से 21 लेकर साल, आज तक अब 21 साल हो गए जी हाँ। बातें होती रही, अनेकों लोग आए, जी। लेकिन ये काम आगे इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि उसकी फिजिबिलिटी नहीं बन रही थी। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है सर मुंबई का, इससे पूरा मुंबई का चेहरा बदलने जा रहा है। अब कोई इसमें हाथ डालने को तैयार नहीं था, लोग आते थे लेकिन बता नहीं पा रहे थे कि हम इसको किस तरह से करेंगे। आखिर सरकार ने कदम उठाया, उसकी फिजिबिलिटी बिठाई और हम लोगों को कुछ देना चाहते हैं। अब उसमें आपको लगता होगा तो ठीक है, यदि इसकी जांच होनी चाहिए, आपको लगता होगा, ये बहुत सारे लोग बात तो करते हैं सर, लेकिन इसके पहले कोई क्यों नहीं कर पाया, उसकी फिजिबिलिटी क्यों नहीं बैठी, इसके बारे में राजीव जी कोई बात नहीं करता है जी। कोई बात नहीं करता है। करेक्ट। हर सरकार को अपने कार्यकाल में धारावी होनी चाहिए थी। दूसरी एक बात, यानी आपने मुझसे, देखिए फाइनेंस इस विषय पे बहुत बार हमने आपके चैनल पे चर्चा की है जी। अब ये हम जब बात करते हैं सर, तो ये जो सरकारें आती है जाती है, कांग्रेस के प्रवक्ता की मैं बात सुन रहा था, यानी उनको शायद पता है, नहीं पता है, मैं भी मिला रहा हूँ लाइव में। सर जो जी। विषय आपने कैबिनेट में मनमोहन सिंह जी ने पास किया था, उसमें आपके युवा राजपुत्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ दिया था। ये थोड़ा प्रधानमंत्री की गरिमा के बारे में आप बात न करें तो अच्छा होगा। सर मोदी जी जहां पूरी दुनिया में जाते हैं, सर हमारे भी रिश्तेदार आज यूके में है, यूएस में है, मैं भी बात करता हूं लोगों से, जिस तरह से उनका बर्ताव बदला है, जिस तरह से वहां भारतीयों को सम्मान मिल रहा है, यह आज के पहले नहीं था, मैं ऐसा जरा भी नहीं कहूंगा, लेकिन आज के समय भारतीयों का पूरी दुनिया में मान बढ़ा हुआ है। अब ये जीडीपी, गणेश खानकर साहब एक सेकंड रोकना चाहूंगा आपको, एक सेकंड, सिर्फ ओनली 1 मिनट। मनीष सिंह जी, आपको शायद कहीं और भी जाना है, आपको बार बार फोन आ रहे हैं, एक सेकंड। और डॉक्टर ढोने, गणेश खानकर साहब ये बात जरा ध्यान से सुनिए। आपने विदेश की बात करी, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से, व्यक्तिगत तजुर्बे से बोल सकता हूं, भले लोगों को बात अच्छी लगे या ना लगे। सर हमारी बाहर जो हमारे कॉन्सुलेट हैं और हमारे कॉन्सल्स जनरल जो हैं और थे, और हमारी जो एम्बेसीज हैं, पहली बार जब सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री बनी, उसके बाद कोई फोन चले जाता था, उनको ट्विटर के ऊपर कोई बोल देता था, इंस्टेंट एक्शन होता था सर, इंस्टेंट एक्शन। ये पहली बार हुआ। उसके पहले आई कैन टेल यू अ पर्सनल एक्सपीरियंस, बाकी सब बात छोड़ दीजिए सर, लंदन हाई कमीशन, nobody even used to bother about you,
ऐसे ट्रीट किया करते थे, भाई क्यों आए हो यहाँ पे, बाद में आना। जैसे हमारे नेशनलाइज्ड बैंक्स कभी कभी, आज भी कभी कभी इस तरीके से बिहेव करते हैं, दे यूज्ड टू बिहेव एग्जैक्टली इन द सेम मैनर। उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप बोलें गणेश कानकर साहब। और दूसरी बात, उद्योगपतियों के बारे में बार बार कहा जा रहा है, जी भाई टाटा ने जैगुआर को टेक ओवर किया, ये हमारा ब्रांड नहीं था। बाबा रामदेव काम कर रहे हैं, तो आज जैगुआर लैंड हिंदुस्तान रोवर, लीवर को जी, 50% अपना बिजनेस कम करना पड़ा। जी अब इसमें किसी को दिक्कत होती होगी, मुझे तो अभिमान है कि अंबानी परिवार ने साउथ अफ्रीका में समुंदर के नीचे का नेटवर्क खरीदा और अपनी कंपनी आज वहां पर बिजनेस कर रही है। अब आपके पेट में दर्द होता होगा तो हो, लेकिन इकोनॉमी की दृष्टि से पूरी दुनिया में भारत की कंपनियां जा रही है, भारतीयों का नाम बढ़ रहा है। साहब अदानी के बारे में आप जितना कहना है आप कहो, अंबानी जी के बारे में जितना कहना है कहो। एक समय था टाटा, बिरला, ये सारे लोग सर 10 सेकंड भारत चाहिए में सर। अपना बिजनेस चला रहे थे और दुनिया के बाहर हम नहीं जा रहे थे, हमारी इकोनॉमी छोटी थी। मनमोहन सिंह जी ने पूरे दरवाजे हमारे लिए खुले कर दिए। ये मनमोहन सिंह जी और नरसिंह राव जी का कदम था, अटल जी ने उसको आगे बढ़ाया। अब आपको एक ही बात बताता हूँ राजीव जी, जी बोलिए सर। एयर इंडिया की बात हम करते हैं ना साहब जी एयर इंडिया गत अनेक वर्षों से घाटे में चल रही थी। हर साल अपनी सरकार लगभग 8.5 से 10,000 करोड़ उनकी पगार अपने जेब से भर रही थी। 10 साल 2004 से लेकर 14 तक जो एयर इंडिया की बीच में स्थिति बनी, आज आपको मैं बता दूं, एयर इंडिया उस स्थिति में आ गई कि आज उनको प्लेन बाहर से लेने पड़ रहे हैं। आज उनकी इतनी मतलब काम की गति बढ़ चुकी है। सर, इस विषय के बारे में प्रदीप जी ज्यादा बोल पाएंगे। प्रदीप जी यूनियन लीडर थे, प्रफुल्ल एयर पटेल इंडिया जी के। जो पूरे सत्यानाश कर दिया था वो आज आपके साथ है। यूपीए के समय में जिसका इंक्वायरी होना चाहिए, जिसको जेल में होना चाहिए था, आज आपके साथ है खानकर साहब। आज कोई भी एयर इंडिया स्टाफ को मर्जर डीमर्जर डिसइन्वेस्टमेंट वो पूरे बर्बाद कर दिए थे। आज आपको देखिए, गोद में लेके घूम अजीत रहे हैं। पवार, प्रफुल्ल पटेल, नवाब मलिक, प्रदीप जी जी, बोलिए प्रदीप सर। जी, बोलिए ऐसा है सर। बॉस जी ये जब हो रहा था तब हम सत्ता में नहीं थे। जी नहीं थे। मुझे पता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता बीच में बोलेंगे, जी नहीं थे अब आप। वो सब बातें कहेंगे। 15 साल उनके बगल में बैठे थे। हमारे कार्यकाल में प्रफुल्ल पटेल ने गड़बड़ की तो मुझे चैनल पे बुलाइए। वो सोनिया जी के परमिशन से हुआ था सब कुछ, तो दोनों सब कुछ अरे बोल भाई नहीं जाने दो ना, पाएंगे। ये क्या बताएंगे कांग्रेस के प्रवक्ता। नहीं, जब मोदी ये जी क्या बोलते हैं बताएंगे? 4 दिन पहले बोलते हैं, मैं एक एक को भी नहीं छोड़ूंगा। भोपाल हमारे में कार्यकाल और में यदि 70 गड़बड़ लाख हुई, 70,000 तो करोड़ आप का हमें घोटाला हुआ, बताइए। सिंचाई दूसरी घोटाला बात- बोले और 4 दिन के दूसरी बाद बात- उनको डिप्टी सीएम बना दिए। तो इनकी क्या दूसरी बातों बात- में कोई दम नहीं है, ये सिर्फ अब हम बातें बात हवाई जब बात। करते जब हैं, इनके साथ कोई तो गया मुझे तो हो थोड़ा गया एक उनका। बात का अच्छा राजीव जी अजीब लगता है जी कि कार्यकाल मनमोहन सिंह जी का था, कार्यकाल में देवेगौड़ा जी थे, सब थे। अब जब हमारी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी, अब ये दुनिया के लोग शायद पागल है, उन्हें अर्थव्यवस्था समझ में नहीं आती है, यानी उनकी समझ कुछ कम है, अमेरिका इंग्लैंड के लोग। अब हम 11वें नंबर पर थे, हम 7वें पर आए, 7वें से 5वें पर आए, अब हम चौथे पर है और 1-1.5 साल चौथे पर के आएंगे भीतर सर, आएंगे अभी अगस्त में आएंगे, अभी आए नहीं है। सर हम आ सर रहे सर हैं। नहीं हम सब इस इतना देश की करने जनता के को बाद क्या से- फायदा हो रहा है ये बताइए ना। हम सब इतना देश करने की के जनता बाद को से- क्या सर, फायदा हो सर, रहा है? सर, 45 सर, साल सर, में सर, सबसे अब ज्यादा आपको समझ में बेरोजगारी तो नहीं इनके आता। वक्त एक में हुई सेकंड, अभी। सर, एक सेकंड। मंदी सर, अमेरिका में भी है, एक तो सेकंड, क्या सर। अमेरिका मनीष के सिंह जी लोगों को बोलिए। समझ में नहीं आता है? सर, दुनिया सर, की 10 पहली सेकंड। गणेश अर्थव्यवस्था खानकर जी, सर, गणेश खानकर जी 10 सर, सेकंड के सर, लिए कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी क्या बात बोलिए। करेंगे आप? ठाकुर साहब सर, कुछ 10 बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। सर जी सर, अमेरिका का उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय दे रहे हैं। जो अमेरिका अपने कर्मचारियों को आज के समय में तनख्वाह देने की स्थिति में नहीं है, उस अमेरिका का उदाहरण दिया जा रहा है। उस अमेरिका का उदाहरण दिया जा रहा है जिसके डॉलर के सामने भारत का रुपया रात दिन कमजोर हो रहा है। और आप वह दिन दूर नहीं है जब भारत का 100 रुपया $1 के बराबर हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी 14 के पहले यही नरेंद्र मोदी जी जब डॉलर
के मुकाबले रुपया हमारा कमजोर हो रहा था, तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि जैसे डॉलर के सामने रुपया गिर रहा है, उसी तरह से मनमोहन सिंह की सरकार का साख गिर रहा है। अब मोदी जी बताइए ना कि डॉलर के सामने हमारा रुपया टूट रहा है, रुपया हमारा कमजोर हो रहा है, किस अर्थव्यवस्था की बात आप कर रहे हैं? आपका रुपया जो पाकिस्तान से लेकर के, भूटान से लेकर के, म्यांमार से लेकर के तमाम देशों में आपके महत्वपूर्ण था, वह नेपाल जैसे देश के रुपए के सामने हमारा रुपया अब बराबर पे पहुंचने के कगार पे पहुंच गया। ये देखिए ना कि आपकी सरकार के सामने की स्थिति है। अब आप कह रहे हैं कि हम तीसरे नंबर की स्थिति पे पहुंचने वाले, अरे किस बात की स्थिति? जिस डॉलर के सामने अपने रुपया की इज्जत नहीं बचा पाए, उस अमेरिका का उदाहरण दे रहे हैं। जो अमेरिका अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने की स्थिति में नहीं है, उसका उदाहरण दे रहे हैं। भारत एक व्यवहारिक देश है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक संवैधानिक देश है। भारत के लोग अपने मेहनत कश जिंदगी से भारत को ताकतवर बनाते हैं, सुदृढ़ बनाते हैं। कभी भी भारत के व्यापार को भारत से मत आकिएगा। भारत एक ताकतवर देश है, कृषि प्रधान देश है। यहाँ के कृषि व्यवस्था को मजबूत रखिएगा, भारत मजबूत रहेगा। जिस दिन आप भारत के व्यापार को मजबूत करेंगे, हमारा भारत दुनिया के सामने टिक नहीं पाएगा। या लिख करके रख लीजिए चैनल पे, जब तक किसानों को मजबूत नहीं रखेंगे तब तक भारत मजबूत नहीं रहेगा। और दुरुस्त बात, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। एक सेकंड सर, एक सेकंड, गणेश खानकर साहब प्लीज कंप्लीट करने के साथ में आप ये भी बता दीजिए कि सर बार बार ये बात होती है, अंबेडकर साहब की बात होती है, बार बार रिजर्वेशन की बात होती है, आरक्षण की बात होती है, हर एक को आरक्षण चाहिए। सर आरक्षण आप देंगे कहां से? सारी कंपनी को बेच दी है। सर रिजर्वेशन कहां से मिलेगी? सर देयर इज नो रिजर्वेशन, देयर आर नो जॉब्स लेफ्ट। आप मुझे बताइए, ठीक है, आई एग्री विद डॉक्टर, आई एग्री विद मोदी जी। मोदी जी ने जो कहा कि यार सरकारी नौकरी क्यों चाहिए तुमको, अपने बिजनेसमैन बनो, व्यापार करो, अपना कुछ व्यवसाय चलाओ, मैं मानता हूं। लेकिन सर वी आर 153 करोड़ पीपल। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, अगर हम लोग चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे इस साल, तीसरी भी बन जाएंगे 2 साल के अंदर, मैं कहता हूं नंबर 1 भी बन जाए ना सर, फिर भी हमारा पर कैपिटा इनकम बहुत लो रहेगा, बिकॉज आवर पॉपुलेशन वुड हैव ग्रोन कमेंसरेटली। सर स्मॉल कमेंट फ्रॉम यू सर प्लीज। देखिए ऐसा है कि जी राजीव जी सर, ये समझने की बात हो सकती है जी, जिस अर्थव्यवस्था के दम पर आज हम ये सारी बातें कहते हैं, उस अर्थव्यवस्था के दरवाजे खुले करने का काम नरसिंह राव जी ने किया, मनमोहन सिंह जी ने किया बराबर है, बिल्कुल। उस समय इन कंपनियों से डिसइन्वेस्टमेंट करने की पॉलिसी किसने लाई? मनमोहन सिंह जी ने लाई। हम लोग 6 साल सरकार में थे, एक बार 13 महीने रहे, बाद में 4.5 साल रहे, एक 13 दिन भी रहे, एक 13 दिन की रहे जी। अब इसके बाद में 10 साल कांग्रेस की सरकार थी जी। अब कांग्रेस ने 10 साल में जितने डिसइन्वेस्टमेंट की, अब हमने उसी पॉलिसी को आगे चलाया। अब कांग्रेस के लोगों की दिक्कत यह है, जिस प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, उस समय तो कभी लोकसभा में उन पर एक भी भाषण, जरा मैं मतलब राजीव जी मैं अभ्यास से कह रहा हूं, ये राहुल गांधी जी जो बार बार खड़े होते हैं, मैंने चेक किया है पार्लियामेंट में इन्होंने कितने भाषण किए हैं और ये क्या क्या विषय पर बोले हैं। जब 2004 से लेके 2014 तक, आप भी कभी राजीव जी उसको चेक करिए, इनके भाषण, इन्होंने किस विषय पे भाषण दिए। आज जिस यानी अर्थव्यवस्था पर ये बात करते हैं, यहाँ से आलू डालेंगे, सोना निकालेंगे, ये जातिगत सर वो व्यंग्य था, व्यंग्य कसरत नहीं सोने की बात तो मोदी जी की है ये। तो ये आलू से सोना निकालने की मोदी जी के ऊपर बोल रहे थे, मोदी जी का ही शब्द भैया, गलत क्यों बोल रहे हैं आप गलत बोलेंगे तो बोलेंगे। बात करते हैं ना साहब जी, तो ये जब अपनी सत्ता में होते हैं तब ये बात नहीं करते सर, बट वी नीड जॉब्स। अच्छा गणेश खान के साथ पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए ना, 1 मिनट के लिए भूल जाइए। मैं कहता हूं कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी भूल जाइए सर। वी नीड जॉब्स, आवर किड्स नीड जॉब्स। जो अभी मनीष सिंह जी ने बात करी ना, जैसे कतार में वो हमारे बच्चे जो हैं वो मिलने को आए थे मोदी जी से, इसी प्रकार हर देश में जाइए, हमारे बच्चे मिलेंगे वहां पे काम करते हुए, क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है। मेरा ये कहना है कि सर वी से इट विद ग्रेट प्राइड। मैं 1000 बार यहां पर बोल चुका हूं, मैं यहां पर भी और पहले हर एक चैनल में, सहारा से लेकर के हर एक चैनल में जहां पर भी मैं था, हर चैनल पे मैंने ये बोला है सर, वी से इट विद ग्रेट प्राइड कि जितनी भी बड़ी आज कंपनी है, गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, एप्पल हो गई, ये हो गया वो हो गया, वहां पे सारे CEO जो है सब हिंदुस्तानी है सर। वो
बहुत ज्यादा प्राइड की बात नहीं है, वो गर्वान्वित होने की बात नहीं है। वो दिमाग जो है वो भारत में इस्तेमाल होना चाहिए था ना। अब यहां से वो वहां चला गया है, उसको वापस कैसे लाएंगे सर गणेश खाटकर नहीं, साहब? देखिए राजीव दैट जी, इज द चैलेंज। राजीव जी, बोलिए सर। मैं इसको अलग नजरिए से देखता हूँ। जी बोलिए सर। देखिए, ये 140 करोड़ का देश है। 153 करोड़ सर, 150। अच्छा ठीक है, आप 153 करोड़ कहिए जी या जनतांत्रिक व्यवस्था है, न कि चाइना की किसी एक पार्टी की व्यवस्था यहाँ चलती है। जी न वहां मोर्चा निकलता है, न वहां कोई एजिटेशन होता है। वहां सरकार तय कर लेती है, मजदूरों को सुनना पड़ता है। वहां सरकार हर किसी की व्यवस्था करे, ना उनकी खबर यहाँ तक आती है, ना हम कभी सुन पाते हैं। दुरुस्त बात। राजीव जी, ऐसा है कि देखिए, गए करीबन 15-16 साल, यदि मैं गलत नहीं हूं तो, पूरे हिंदुस्तान की जो अपनी एक मैन पावर है, इसकी करीबन 1% है, 11 से 12% की अपनी मैन पावर जो है, ये देश से बाहर जाती थी। तकरीबन उसमें से आधे से ज्यादा मैन पावर जो है, ये अपनी खाड़ी देशों में जाती थी। वो यूएस से लेके, यमन से लेके, कतर से लेके, सबसे कम पगार आज मिलती है जॉर्डन में। लेकिन इवन जॉर्डन में भी लोग काम करने के लिए जाते थे कि 5-10 साल वहां पर काम करेंगे, थोड़ी लाइफ सिक्योर होती है, पैसे थोड़े से जमते हैं। जो दुबई में काम करता है उसकी तुलना में जॉर्डन में काम करेगा तो उसको करीबन ₹1 में 20 पैसे मिलते थे, लेकिन लोग जाने को तैयार थे, यूरोप में जाते थे। आज रशिया यूक्रेन के एक लड़ाई के कारण इतना बड़ा हमारा आईटी सेक्टर पर फर्क पड़ा है। देखिए राजीव जी, मैं आज आपको बता रहा हूं कि आने वाले 5 साल के बाद में जो मेडिकल फील्ड में हमें कमी महसूस होगी, वो आज यूक्रेन और रशिया युद्ध के कारण उसका बड़ा इफेक्ट होने वाला है। क्योंकि यूक्रेन में जो पढ़ाई के लिए अपने सारे बच्चे मेडिकल के पढ़ाई के लिए जाते थे, उनका आंकड़ा आप देखिए। लोग मजाक उड़ाते, प्रधानमंत्री जी ने ये रोका, वो रोका, बच्चों को लाया, वो ये करते हैं, वो करते हैं। साहब, दूसरे देशों के बच्चे अपने बच्चों के साथ आए साहब, उन्होंने अपने ट्विटर पे डाला, विद थैंक्स टू मोदी जी। ये इसमें कोई दोहरा नहीं। अब कानकर साहब, यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि लाडकी बहन राहुल गांधी जी का आप पे आरोप। एक मिनट प्रदीप जी, प्रदीप जी, एक मिनट। अब कोरोना के बाद में जब इन्होंने कहा कि अमेरिका की यह स्थिति है, साहब में अमेरिका की स्थिति ये इसके कारण आई होगी, ये नहीं आएगी, मुझे पता नहीं है। अमेरिका जब पूरी दुनिया पर राज कर रहा था तो सामने उनके सिर्फ चीन था। राजीव जी, 2014 के बाद में एक आंकड़े देखिए, इन स्पेस टेक्नोलॉजी, इन आईटी टेक्नोलॉजी और उसके साथ में इंडस्ट्री, इन ऑटोमोबाइल्स, एंड फार्मा, कहां पर जाकर पहुंचे? फार्मास्यूटिकल्स। जी आप देखिए ना साहब, अमेरिका को अपने कारण, इस भारत के कारण कितनी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चीन तो अलग बात है। अब ये सोचने की बात है, आप बार बार प्रधानमंत्री जी के बारे में शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा है भाई, ये इतना यदि नहीं हो रहा है तो ये दुनिया के लोग हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में गलत आंकड़े क्यों दे रहे? ये हम नहीं दे रहे, ये दुनिया कह रही है कि भारत की आबादी गरीबी से ऊपर आ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं अरे कह रही है। दुनिया कह रही है 80 करोड़ लोग सरकारी राशन पे जिंदगी गुजार रहे हैं। किस बात की गरीबी रेखा से नहीं बाहर निकलने की बात करते हैं आप? सरकारी राशन पे बाहर जिंदगी गुजार, सर ये हंस रहे हैं, ये जनता पे हंस रहे हैं, सर ये जनता पे हंस रहे हैं। हमें इस बात का दुख है कि हमारी भारत की नागरिक, हमें दुख है कि 80 करोड़ लोग आज भी सरकारी राशन पे जिंदगी गुजार रहे हैं। 81 करोड़। अब दोनों साहब, ये गरीबी हटाओ इंदिरा जी का नारा था। प्रदीप जी मेरी बात सुनिए। प्रदीप जी, मैं अब इनका मुझे पूरा नाम पता नहीं है, मनीष सिंह नाम है, मनीष सिंह। तो मैं राजीव जी को 1968 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भाषण भेजता हूँ। साहब, गरीब व्यक्ति के लिए, अरे सुनो ना साहब, नीति पे देश नहीं चलता, क्यों चिल्ला रहे हो? देश भारत के संवैधानिक और वर्तमान की व्यवस्था पे चलता है। कैसी बातें करते हैं आप? क्यों चिल्ला रहे हो? लेकिन सुन अरे तो चिल्ला लो। कर रहे, झूठ कब तक बोलेंगे आप लोग? अंतोदय नहीं, ये तो देखिए सर, राजीव जी ऐसा है, अभी इन्होंने जो बोले कि जो बच्चे बाहर आए थे, साहब देखो राजीव जी, गरीब को 2 वक्त की रोटी, उसको 2 वक्त की घर, रोटी, उसको बिजली, ये देने का हम काम कर रहे हैं ना साहब। गांव तक बिजली पहुंची। अब सर, इनको दुख हो रहा है। सर प्लीज 5 सेकंड का एक सवाल है, मुझे इनसे पूछना है। ये आपकी दिक्कत क्या है? सर नहीं, मेरी दिक्कत नहीं है सर। आप एक चीज राजीव जी, बताइए। मैं ये मानता हूँ कि समाजवादी पार्टी का विरोध है गरीबों को
2 वक्त का रेशन देने के हाँ लिए। ठीक है मगर कहिए। यही सर, गणेश जानकर साहब, अभी ये लाडली बहन भैया, बहन तो मोदी जी तो इसमें रेवड़ी कहते हैं, रेवड़ी रेवड़ी। मोदी जी के शब्द तो रेवड़ी है इसमें। 20 लाख कम करने वाले हो महाराष्ट्र में लाड़की बहन। प्रदीप सर 5 सेकंड हाँ, मुझे चाहिए। महाराष्ट्र में लाड़की बहन, सर, हाँ अरे बोलिए सुनिए, बोले मनीष सिंह जी। अरे, बस 5 सेकंड सर। वो पूरे हिंदुस्तान में कितने जनपद है सर, जरा बता दीजिए मुझको जानकारी के लिए। कितने जनपद है पूरे उत्तर हिंदुस्तान में, कितने जिला है पूरे उत्तर प्रदेश में? अरे बोलिए भारतीय जनता बोलिए पार्टी के प्रवक्ता महोदय से मैं पूछ रहा हूँ, कितने जनपद है? गूगल मत करिए, बताइए आप, गूगल मत अरे करिए। भाई साहब, मेरे मुद्दे पास पर आइए, जानकारी मनीष नहीं सिंह होगी के तो मुद्दे नहीं पर बताऊंगा। बोलिए ये ना। सब छल सर, कपट मैं नहीं करता नहीं, हूँ। ठीक कोई- है, कोई- सुनिए कोई- सुनिए कोई- सर, 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 बहुत महत्वपूर्ण सर, सवाल एक है। बात- नहीं, 806 अरे, सॉरी बस बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 806 कितने जनपद हैं? 806 सर 600 से ऊपर 806 डिस्ट्रिक्ट्स। बोलिए सर। सर महत्वपूर्ण बात यह है कि उस पूरे जनपदों में 8-8 करोड़ रुपए का भारतीय जनता पार्टी ने जिला मुख्यालय बनाया है। अब आप कैलकुलेशन करिए कि इतने 1000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने कहां से लूटा कि इतने प्रदेश के जनपदों में मुख्यालय बनाए। ये महा करप्टेड पार्टी है जिसने देश को लूट लिया, बर्बाद कर दिया। और मतलब 6,400 राजीव जी, दोनों साहब, राजीव जी, आपको आप बताता लाडली हूं, बहन के बारे में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सदस्यता टॉपिक है। अभियान शुरू है। 20 लाख महिलाओं का कम करने वाले, तो चुनाव से पहले सबको दे दिया, अब चुनाव के बाद 20 लाख महिला लाड़की बहन कम होने वाले हैं। दोनों साहब, हाँ, सुनिए बराबर ना है, साहब। बोले हो ना, बोले। ऐसा है बोले, राजीव बोले जी, हाँ। हमारी सदस्यता अभियान शुरू है। हमने लक्ष्य रखा है कि 12 से 15 करोड़ हमारे नए सदस्य बनेंगे। और उसमें आपको बताता हूं, हर 100 सदस्य के पीछे 2 हमारे सक्रिय सदस्य होंगे जो 100 रुपया देकर मेंबर बनेंगे। और उसको यदि हमने चाहा तो उत्तर मुंबई का मैं अध्यक्ष हूं, मैं तय करूंगा कि कौन सक्रिय सदस्य बनेगा, और वो भी 100 रुपए का डोनेशन देकर। जो पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है जी, वो डोनेशन अलग से देना चाहे तो वो पूरी जानकारी के साथ अपने पैन कार्ड के साथ हमको डोनेशन देगा। वंडरफुल अरे सर। भाई, हमने कहा होता है- सर, डॉक्टर ढोने से बात कर ले। एक सेकंड, मनीष सिंह जी, डॉक्टर ढोने अभी तक कुछ बोले नहीं है। लाडली लाड़की बहन पर कुछ बोल रहे हैं दोनों साहब, और गणेश खानकर साहब बोले नहीं रहे। आपको घबराइए मत, ये जो मुस्कुराहट है, छल कपट वाली जो मुस्कुराहट है, जनता जवाब देगी। और कपूर साहब, सॉरी कपूर साहब, बजाज सर, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इनके जो डोनेशन से कार्यालय बनता है उसका ठेका एलएनटी को दिया जाता है। पूरे हिंदुस्तान में जितना कार्यालय बना है, मतलब 6,448 करोड़ 6,448 करोड़ खर्च हुए। हाँ, और उसका नहीं सर, डिजाइन और एक किसने बात किया? बताता हूँ LNT सर। किया है। सर, सर, हाँ, और एक डॉक्टर बात ढोने, बोलिए बोलिए। सर। आपने अभी जो बोले इन्होंने कि स्टूडेंट जो यूक्रेन से आए थे, ये जी। ट्वीट किया था भारतीय, सुनिए कांग्रेस सुनिए, के हर जिले में भारतीय कार्यालय है। जनता सब सर, उनको सरकारी बोलने तो दो। बने हैं। नहीं, सरकारी नहीं, जमीन नहीं, पर आप तो ऐसा कांग्रेस मत का करो। कार्यालय बना है। नहीं, गलत बात खानकर जी, है। आप तो ऐसा मत बोलिए। नहीं, गलत है, गलत है, गलत। लेकिन किसी के गलत कार्यालय है, में- आपकी किसी के जानकारी कार्यालय में- गलत है। सुनिए किसी के कार्यालय सुनिए, में- सरकारी किसी के जमीन पे कार्यालय नहीं में- है। एक सेकंड। सुनिए सुनिए, डॉक्टर अकोला ढोने में को जो बोलने कार्यालय दीजिए। है वो भरतिया नाम के एक दानशूर व्यक्ति थे, उन्होंने कांग्रेस मैं के पूरे लिए देश दिया की था। बात कर रहा हूँ। नहीं, पूरे देश में कहीं पे मैं भी पूरे नहीं है देश की कांग्रेस बात के कर रहा पार्टी हूँ। के। नहीं 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 नहीं। और दूसरी बात, जहां तक यूक्रेन की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने मैं लिखा पूरे था देश की कि बात कर रहा हूँ। नहीं, ठीक है, वो छोड़ दीजिए। अभी आपको एक बात अरे बताता हूँ ऐसे कि कैसे जो छोड़ यूक्रेन दीजिए? से नहीं है ना, अपनी गलत बात बोल रहे हैं ना, पूरे देश में नहीं है ऐसा, ये गलत बात है। अरे दूसरी क्या बात कर रहे हैं? ये सरकार के परराष्ट्र मंत्री ने जाहिर किया था, परराष्ट्र मंत्रालय के प्रवक्ता ने जाहिर किया था कि कोई मोदी जी ने युद्ध वगैरह नहीं रुकाया। ये सब गलत बातें हैं। ये गलत बातें जो बीजेपी के ट्विटर ने डाली थी कि मोदी जी ने अरे 6 घंटे कपूर के साहब, लिए ये युद्ध क्या चल रहा है? रुकाया, युद्ध रुकाया, युद्ध बजाज सर, रुकाया मोदी जी ने बजाज सर। यूक्रेन और रशिया हाँ, का बोलिए युद्ध ना सर। रुकाया, ऐसा जो बजाज- बोले थे। बजाज- भारतीय बजाज सर। जनता जी, पार्टी बोलिए, ने बोलिए। इस पे दावा किया था। बाद में परराष्ट्र मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसका खंडन किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये बजाज बोलना सर। चाहता हूं मैं। जी, बजाज बोलिए, सर, मनीष जो सिंह जी कुछ ईवीएम बोल रहे थे। बजाज सर, जो चुनाव आयुक्त के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में आपने बोला था, जी। देखिए अभी रवीश कुमार जी ने उस चीज को लिखा है कि किसी भी पत्रकार के द्वारा सवाल नहीं पूछा गया, उसके बावजूद अभी रवीश कुमार जी ने ट्वीट किया है सर। तो वो तो हम आपकी बोल रहे हैं ना बात सर, वो कितनी तो देर इस पहले शो आपने के बोला, सर, देखिए वो तो अभी 1.5 आपने- घंटा पहले यहीं पे बोला गया है कि राजीव कुमार जी, अब आप बोल रहे हैं राजीव कुमार जी की बॉडी लैंग्वेज, अरे उस पर तो मैं बोलना चाह रहा था यार।
अरे अरे वो रिटायर हो रहे हैं बेचारे यार, ये दिस इज हिज लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस सर। आपको लगता है सर, माय फादर वाज एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्ट्री, he was advisor to the first defense minister of India, सरदार बलदेव सिंह, उनके सिक्योरिटी एडवाइजर थे। माय पॉइंट इज, जब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर होता है ना सर, उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है सर, रिटायरमेंट अच्छी चीज नहीं होती, नाराज होता है आदमी सर नेचुरली। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट राजीव कुमार साहब, आपको लगता है बड़े खुश होंगे वो? सर क्या बात कर रहे हो सर, नहीं होता, वैसे होता है, ऐसे ही होता है सर, सर, बुरा लगता है आदमी को जी करेक्ट है। बट ओनली थिंग आई एम डिसअपॉइंटेड अबाउट, एंड आई एम श्योर ऑल थ्री ऑफ यू विल एग्री विद मी, इज आई विश Rajiv Kumar ji had given some empirical data to contradict whatever allegations have been made by the opposition कि भाई 72 लाख वोट नहीं बढ़े, यहां पर जो आप 1 या 1.5 करोड़ वोट्स की बात कर रहे हैं वो ऐसा नहीं हुआ है, इधर भी ऐसा नहीं हुआ, और उसका ये पुरावा है, ये होना चाहिए था। बट चलते चलते सर, जो लाडकी बहन योजना जो है, जो प्रदीप जी ने अभी कहा, गणेश खानकर साहब, दैट्स अ वेरी that could turn out to be a very embarrassing issue sir, क्योंकि 20 लाख आप कम करने वाले खानकर साहब, और 20 लाख अभी कम कर रहे हो, पहले भी आप कर सकते थे छटनी, पहले सबको दे दिया, और अभी कोकाटे साहब जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है कि बोल के लाडकी बहन देने के चक्कर में लोगों के फार्म वेवर स्कीम, हम फार्मर्स वेवर स्कीम चला नहीं पा रहे, अब सरकार के अंदर ही गड़बड़ चलने लगे। खानकर साहब, वन फाइनल वर्ड फ्रॉम यू सर। खानकर साहब बोलिए। प्रदीप जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बोलिए सर। थोड़ा सा पॉजिटिवली देखिए, ये महाराष्ट्र में रोज सवेरे 9 बजे एक कौवा एक डाल पर बैठकर चिल्लाता है, उसकी बात पे ध्यान मत दीजिए, थोड़ा पॉजिटिवली लीजिए। सरकार है, सरकार पैसा देती है, हमने किसी का पैसा रोका नहीं है। कुछ शिकायतें आई थी और वो महिलाओं ने ही की है, ये भी आपको बताता हूँ, ये बातें आपको पता चलेगी कि कुछ महिलाओं के बारे में महिलाओं ने ही शिकायतें की कि इन महिलाओं को आप पेंशन क्यों दे रही है जबकि ये सरकारी पेंशन ले रही है। ये 2-4 शिकायतें मिलने के बाद उसको गंभीरता से लिया गया है। अब ये रोज सवेरे 9 बजे कौवा चिल्लाता है डाली पे बैठ के, उसको आप इतना गंभीरता से क्यों ले रहे हैं? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी वेलफेयर स्कीम जो है, कोई भी कल्याणकारी योजना जो है, उससे अगर किसी महिला को या किसी को पैसा मिल रहा है तो फिर इस स्कीम से वो वंचित हो जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ। दोले साहब, हम लोग इससे वंचित नहीं है, हम प्रॉब्लम है कोकाटे साहब जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, आपको वही बता रहा हूँ, कोकाटे जी। कुछ महिलाओं ने ही शिकायतें की है कि जिन महिलाओं को सरकारी ऑलरेडी पेंशन मिल रही है, लेकिन वोट तो मिल गए ना सर आपको, अब तो सरकार बन गई, 234 सीटें आ गई। ऐसे सुनिए, ऐसे लोगों को मिली कि जिनके नाम पे 4 व्हीलर है उनको भी मिली जी, मिली, जो सर्विस पे है उनको भी मिली जी, और जो अच्छी पढ़े लिखी है, कुछ जॉब प्राइवेट प्रैक्टिस करती है उनको भी मिली। लेकिन सरकार ने उस वक्त उस पर ध्यान इसलिए नहीं दिया कि इनको वोट चाहिए सर, करेक्ट। आप भी करते, किसने मना किया है? आप भी करते, आप 2,500 देने वाले हो, दिल्ली में 2,500 देने वाले हो। गरीबों को मिलने चाहिए। अभी उन्होंने भारतीय सर गरीबों को ही मिले, आपने हर महिला को देने का वादा किया है दोनों साहब दिल्ली में। हकीकत है कि बहुत सारे गलत लोगों को इसमें मिल रही है। सर गलत कोई नहीं होता, तो ठीक है, नहीं सर गलत कोई नहीं होता। एनीवे सर, आपको लगता है जो पैसे वाले लोग हैं उनको मिल रही, गलत है पैसे वाले लोगों को मिल रही। सर आपको लगता है कि कोई वर्चस्व वाला, सरूख वाला कोई शख्स है, वो क्या लाइन में खड़ा होगा ये पैसे लेने के लिए? बैंक नहीं, लाइन में नहीं, ऑनलाइन है नहीं, इसलिए लाइन में खड़े रहने। नहीं सर, बैंक में जाना पड़ता है। आपने देखा नहीं है सर, आपने देखा नहीं है, बैंक में पूरी लाइन लगती है सर। क्या बात कर रहे हैं? इन एनी इवेंट, थैंक यू जेंटलमैन, इट्स बीन अ ग्रेट डिस्कशन एंड इट वाज लवली। राजीव जी, बोलिए सर। राजीव जी, मैं आज कुछ तय करके आपके चैनल पर नहीं आया, लेकिन आपको अभिनंदन करता हूं कि आपका नाम बदला हुआ थोड़ा सा ध्यान में आया, कुछ बदले मिजाज है आपके। थैंक यू जेंटलमैन, मैं अपने नाम से बहुत खुश हूं सर, लेकिन मनीष सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मनीष सिंह जी बिल्कुल बड़े, वो जो यंग राजेश खन्ना है वो लगते हैं, तो इसलिए इन्होंने राजेश खन्ना बोला था, उन्होंने कपूर साहब बोले, मुझे कपूर साहब बोल दिया उन्होंने। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक बात कहूं। बोलिए सर। ऐसा है कि उनके जो मिजाज और जिस तरह का आज उन्होंने वेश किया है, ये देवानंद के बड़े भाई थे, वे बिल्कुल उनकी तरह लगते हैं। चेतन आनंद के विजयानंद जी की भूमिका से सीधे जंजीर के अमिताभ तक आ जाते। हाँ, क्या बात है सर, रॉकिंग।
अरे मनी सिंह जी, आप तो राजेश खन्ना से अब आप अमिताभ बच्चन बन गए। चलिए आप मुंबई एकदम परमानेंट शिफ्ट हो जाओ बॉलीवुड में। सर आ जाइए यहाँ पे, ठाकुर साहब क्या कर रहे हैं उधर। चलिए जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर ढोने, एज यूजुअल ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू। मनी सिंह जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। गणेश खानकर जी, great pleasure as always having you on the show. Gentlemen, thank you very much. Namaskar. Jai Shri Ram. नमस्कार, जय सिया राम। Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Thank you. That was nice. Very nice, extremely. In fact, everybody enjoyed it so much that your show went beyond 1 hour to nearly 1.5 hour. 1 hour 38 minutes. Yes, 40 minutes more. Yep. And it was quite nice. And people were still waiting. I hope I hope we continue to have discussions like this. This is a pleasure. ये एक बड़ा मजा आता है सर इस किस्म And की everybody बातचीत में। praising each other and नहीं, बातचीत में मजा आता है ना। Yes, ऐसे कोई मतलब कोई और आंकड़ों पे बात होती है, तथ्यों पे बात होती है तो बड़ा मजा आता है। सीधी बात है, मतलब अगर एक चीज को पकड़ के एक दूसरे के ऊपर अगर कोई लांछन लगाना शुरू करते फिर बात जो है बिगड़ जाती है। इन एनी इवेंट दैट्स इट फ्रॉम प्रदीप जी एंड माई सेल्फ। आप सब लोगों को प्रदीप जी और मेरी तरफ से नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इट्स योर चैनल, आपका चैनल है। the fastest growing channel in the nation. And it is the fastest growing channel on digital media at the moment. डिजिटल मीडिया में सबसे जल्दी, सबसे ज़्यादा दौड़ने वाला चैनल आज की तारीख में यही है, क्योंकि हम लोग आप ही की बात करते हैं। We only deal in facts. We do not deal as far as is possible in opinions. Of course, when opinions are expressed, we say these are opinions. We try and present facts as far as is possible. That's it. That's all we've got for you in tonight's show. We'll see you, of course, tomorrow. तब तक के लिए नमस्कार और वंदे मातरम। Vande Mataram.